कोई ऐसा बिजनेस बताइए जिसमें कम इन्वेस्टमेंट लगे। और तो एक ही बिजनेस है, इसके अलावा कोई धंधा ही नहीं है। वो तो मैंने एक पानी का बिजनेस बना दिया था 70,000 रुपए के अंदर। अरे अमेजिंग वाटर बॉटल। इंसान को पैशन फॉलो करना हो या प्रोफेशन फॉलो करना हो, पैसा चाहिए। कार्तिक, आप 3 बिजनेसेस बता रहे थे जो जीन्स का एक लौता ऐसा बिजनेस है जो आपका 1 करोड़ तक बहुत आराम से पहुंच जाएगा। आई वॉन्ट टू नो द डार्क साइड ऑफ ड्रॉप शिपिंग बिजनेस। अगर कोई आपको ड्रॉप शिपिंग सिखाने के ही 1-1 लाख रुपए 50-50 हजार रुपए ले रहा है, इससे प्रॉपर स्कैम। ऐसे कौन कौन से मैंडेटरी लाइसेंसेस होते हैं जो कि बिजनेसेस में लेने बहुत जरूरी होते हैं? वड़ा पाव गल के साथ सिनेरियो ही तो यही हुआ। वो पॉपुलर तो हो गई लेकिन लाइसेंस में वीक रह गए। कार्तिक भाई, कुछ ऐसा भी बिजनेस बता दो जो अच्छी रिटर्न दे जाए। आप मैन्युफैक्चरिंग के धंधे में आ जाए। मैन्युफैक्चरिंग इंडिया की बैकबोन है। ट्रोलिंग अगर हो रही है, इट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन। आप पॉपुलर हो रहे हो कहीं ना कहीं। डोली चाय वाला देखो, एक पॉजिटिव कमेंट नहीं देगा। धंधे से पहले सलाह लेनी है, ले लो। धंधा शुरू करने के बाद तो मत ले लो। मार्केट कैसे करे प्रोडक्ट? आप चाहे 1 करोड़ रुपए के होल्डिंग लगा दो पूरी दिल्ली में, इतनी मार्केटिंग नहीं होगी जितनी आप 1 महीने में सोशल मीडिया पे वीडियो डाल दो। जैस्मिन को जस्ट लुकिंग लाइक ए वाओ, और आज देखो आप उनकी सूट के रेट। कोई ऐसा ट्रेंडिंग बिजनेस बताओ। आजकल सिर्फ एक ही बिजनेस बड़े लेवल पे चल रहा है, वो है स्टार्टिंग लेवल पे आप पर डे 10,000 कमाओगे और मैक्स टू मैक्स आप 10 लाख रुपए पर डे तक भी पहुंच सकते हो। स्वागत है कार्तिक आपका हमारे शो पे, एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच आशीष जी आपका, क्योंकि आपको रील के अंदर वीडियोस के अंदर तो बहुत देखा, फर्स्ट टाइम मैं आपको लाइव देख रहा हूँ कहीं ना कहीं। इट्स अ प्लेजर टू मीट यू। अरे सर, यू आर जस्ट बीइंग हम्बल। आई एम ग्रेटफुल टू हैव यू हियर। तो स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल, आई एम रेडी। पहले स्टार्ट करते हैं कार्तिक आपकी जर्नी से। आई मीन जी। आपका बैकग्राउंड क्या है, आपने कितनी पढ़ाई की है, कहाँ से आप आते हैं और यहाँ पर इस कंटेंट क्रिएशन में कैसे घुसे और आप इतने बिजनेस आइडियाज देते हैं, क्या तो बात। इसके बारे में थोड़ा बताइए। तो मतलब आज मुझे लग रहा है कि आप पूरे अंदर की बात निकालने वाले हो आज। वेरी गुड। सो मैं आपको थोड़ा बहुत अपने बैकग्राउंड के बारे में बताता हूँ। मेरा जो होम टाउन है वो यूपी में एक छोटा सा शहर पड़ता है शामली। तो मेरा होम टाउन वहीं से ही है। वहाँ से ही मैंने अपनी एजुकेशन वगैरह कंप्लीट की। तो करते थे, लेकिन थोड़ा सा इंटरेस्ट हट चुका था कहीं ना कहीं। एक वो कहते हैं ना कि हर बच्चे की ज़िंदगी में एक ऐसा टाइम आता है जब उसको हवा लग जाती है। हमारे यहाँ कहा जाता है। तो मुझे 11th के अंदर लग गई, तो मेरी पढ़ाई थोड़ी बहुत इधर उधर हो गई, जिसमें मैं 12th के अंदर फेल हो गया। ओके। हाँ जी। अब 12th के अंदर फेल होने के बाद मुझे खुद समझ में आ चुका था मैं क्या कि अब आगे गाड़ी नहीं चल पाएगी, पैसा लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैंने सोचा मैं कि चलो अपना जहाँ इंटरेस्ट है उसको करते हैं। आपने देखा भी होगा मेरे इंस्टाग्राम के यूज़र नेम में सिंगर कार्तिक धीमान है। तो रीज़न क्या है कि सिंगर कार्तिक धीमान का मेरा इंटरेस्ट था सिंगिंग में। तो सिंगिंग भी ट्राई की, यूट्यूब वगैरह पे चैनल बनाया, सब कुछ ट्राई किया कहीं ना कहीं। डायरेक्टर भी बने, गाने बनाए। लेकिन एक टाइम बाद आशीष जी समझ में आ चुका कि इंसान को पैशन फॉलो करना हो या प्रोफेशन फॉलो करना हो, पैसा चाहिए। तो बहुत ही अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। और फिर उसके बाद जो मैं लगा कहीं ना कहीं, मैं क्या सिंगिंग के लिए हारमोनियम की पेटी करो पैक, उसको रखी अलमारी में। फिर मैंने गोल बना लिया, मैं क्या पैसा ही कमाएंगे अच्छे लेवल पे। तो पैसा कमाया, फिर मैं सेल्स इंडस्ट्री में आया कहीं ना कहीं, उसमें काम वगैरह किया, थोड़ा बहुत सीखा, एक्सपीरियंस लिया कहीं ना कहीं। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ एक बिजनेसमैन को है ना, सेल्स का एक्सपीरियंस लेना बड़ा ज़रूरी है, सबसे बड़ी बात। तो मैंने सेल्स का एक्सपीरियंस लिया, कुछ काफ़ी पैसा कमाया। मतलब आप यकीन नहीं करेंगे, पहले 1 साल में तो मैंने 6,000 ही कमाया, लेकिन दूसरे साल में अपनी इनकम को 1 लाख लेके गया। फिर मुद्दा ये आया कि मुझे है ना बोलने का बड़ा शौक था। सेल्स के अंदर है ना चीज़ें निकल चुकी, क्योंकि म्यूजिशियन जो होता है, सिंगर होता है, वो गाता है, आवाज़ निकलती है उसकी कहीं ना कहीं। अब हम ठहरे सिंगर, हमारी आवाज़ कहीं निकल ही नहीं रही। तो बोलने का बड़ा शौक था कहीं ना कहीं। तो इतना सारी नॉलेज थी, और जब इंसान इतना ज़्यादा भर जाता है तो निकलता ही है वो कहीं ना कहीं। तो वही हुआ, मैंने कुछ वीडियो बनाई। एक मैंने जो पहले अपनी वीडियो बनाई थी वो पता नहीं है, बहुत कम लोगों को पता है। मैंने एक सक्सेस स्टोरी बताई थी नॉर्मली। ओके। तो उस पर 2-3 हज़ार व्यू आए, मोटिवेशन बन गया। अब मोटिवेशन बना, मैंने और वीडियो बनाई। अब और वीडियो बनाने के बाद मैंने बनाई केस स्टडी। मतलब मेरी जो कंटेंट क्रिएशन की जो शुरुआत हुई एक्चुअल में, वो हुई केस स्टडी से। तो मैंने केस स्टडी बनाई, अच्छे रिव्यूज़ आए, और लोगों का प्यार देने का तरीका आपको पता ही है, गालियाँ। हाँ, तो वो भरपूर हमें मिलती रही कहीं ना कहीं फेसबुक पे। क्योंकि फेसबुक पे जो ऑडियंस है वो थोड़ी अलग लेवल की ऑडियंस है। मतलब आप वहाँ कुछ भी डालो, आपको गालियाँ पड़ेगी कहीं ना। आप किसी की हेल्प भी कर रहे हो, आपने किसी गरीब की मदद कर दी, वहाँ लोग तब भी कमेंट में भी लिखेंगे दिखाने की क्या ज़रूरत है। मतलब पॉजिटिव कमेंट नहीं मिली, तो मैं इसको गुड साइन भी मानता हूँ। आज हमें गालियाँ मिलती रहती है, इसलिए इतना फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि शुरुआत से झेलते आ रहे हैं कहीं ना कहीं। तो कंटेंट बनाया, अच्छा चला। लेकिन मैंने एक चीज़ की मिसिंग फील की
इस कंटेंट क्रिएशन में। मैं क्या यार, मैं लोगों को केस स्टडी तो बता रहा हूँ, लोग बिजनेस तो करना चाह रहे हैं, लेकिन लोगों के पास आइडिया ही नहीं है। सबसे बड़ा गेम, अब लोगों के पास आइडिया नहीं है, मैं क्या आइडिया कौन देगा? तो मैंने सोचा, मुझे लगा कि ये स्पेस खाली है, तो फिर मैंने ट्राई करने के लिए एक आइडिया दिया। पहली मेरी रील थी इवेंट मैनेजमेंट बिजनेस आइडिया की। ओके। तो उस पर व्यू तो नॉर्मली आए, लेकिन लोगों के मैसेज आए, कह रहे कार्तिक सर ये बिजनेस कैसे शुरू होता है। एंड यू कांट बिलीव इट कि वो वीडियो डालने के 3 दिन बाद मेरे पास एक बंदे का मैसेज आता है, कार्तिक सर मैंने अपना बिजनेस शुरू कर लिया, जो आपने रील में बताया था। फिर मैं पीछे नहीं मुड़ा, मैंने कोई केस स्टडी नहीं बनाई, फिर मैं बिजनेस आइडिया बनाता चला गया। थोड़ा सा बेनिफिट ये था कि मुझे एक्सपीरियंस था कम इन्वेस्टमेंट पे धंधा शुरू करने का। मतलब मैंने एक पानी का बिजनेस बना दिया था 70,000 रुपये के अंदर। अरे अमेजिंग। वाटर बॉटल, जो लोग कहते हैं लाखों रुपए लग जाते हैं, मैंने वो लगभग 70,000 रुपये में पूरा तैयार हो गया था। मतलब छोटे लेवल पे कि आप 5-10 दुकानों की पूर्ति कर सको अच्छे लेवल पे, होलसेल में 1000 बोतल दिन की निकाल सको, वो मैंने कर दिया था लगभग 70,000 रुपये के अंदर। तो कहीं ना कहीं ऐसे बढ़ते चले गए और लोगों का प्यार तो मिल ही रहा है। अभी यूट्यूब पे कल ही मेरे 50,000 सब्सक्राइबर हुए, तो वो चीज़ें बढ़ रही है कहीं ना कहीं डेली बेसिस पे। तो यही चल रहा है अभी तो। अरे अमेजिंग यार कार्तिक, आपकी बहुत ही अमेजिंग जर्नी है। एंड आपने सही बोला कि आप जो मर्जी करो, लोगों की हेल्प भी करो तो भी आपको गालियां पड़ेगी, और अगर कुछ कर रहे हो, कुछ नहीं भी कर रहे तो भी लोग जज करेंगे ही आपको। एग्री। एक ना हम रिश्तेदारों में ना एक सेइंग है हाँ जी। कि जिसके घर में शादी होती है, आप जिस मर्जी को बुला लो, खाना सबसे बढ़िया रख लो, फिर भी गेस्ट आएंगे और गाली देके जाएंगे, और मतलब अंबानी खाना जी भी की खा शादी के में भी कहा जाएंगे। होगा ये। हाँ ये अंबानी जी की शादी में भी सेम लोगों ने कहा होगा कहीं ना कहीं। करेक्ट। वे दुनिया के सबसे अमीर आदमी है, बेस्ट लोग लेके आए होंगे, बेस्ट शेफ होंगे, लेकिन एक दो बंदों ने जरूर कहा होगा यार खाने में मजा नहीं आया। बिल्कुल सही बात है यार, ये तो लोगों का काम है। ट्रू। और एंड मैं ये तो चीजें इग्नोर करते रहो, तभी आई गेस हम सक्सेस की सीढ़ी चढ़ सकते हैं। एग्री। एंड हम क्या, कोई भी चढ़ सकता है, वेरी ट्रू। बट अपने कान गलत चीजों के लिए बंद करके रखो। एग्री। और आशीष जी, मैं कहता हूँ ये हेट मैं मानता ही नहीं एक्चुअली। लोग मुझे कहते हैं कि सर हमें गालियां पड़ती है। अभी एक इंसिडेंट हुआ, मैं आपको बताऊं, आपको पता भी होगा। उज्जैन में एक लड़का था, कहीं ना कहीं वो थोड़ा लड़कियों की तरीके से वीडियो बनाता था, तो उसको ट्रोल किया गया, उसने सुसाइड कर लिया। तो ये इंसिडेंट बड़ा चला मार्केट में कहीं ना कहीं। तो मैं लोगों को एक ही चीज कहता हूँ कि ट्रोलिंग अगर हो रही है, इट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन। आप पॉपुलर हो रहे हो कहीं ना कहीं। डोली चाय वाला देखो, एक पॉजिटिव कमेंट नहीं देगा। जो लोग कमेंट में लिखते हैं मैं आपको बता नहीं सकता अभी पब्लिकली लेकिन लोगों ने इतना ज्यादा ट्रोल किया, लेकिन चला। हर बंदा नहीं झेल पाता। ये लोगों का प्यार देने का तरीका है, क्योंकि सोशल मीडिया पे लोग कॉमेडी देखने आए हैं, यहाँ फन एक्टिविटी देखने आए हैं। और हम जैसे लोग अगर नॉलेजेबल कंटेंट देंगे तो लोग तो फन निकालेंगे उसमें से, क्योंकि वो देखने वही आएगा ही। करेक्ट तो बुरा नहीं मानना चाहिए, मैं मानता हूँ लोगों को। आई मीन नेगेटिव पब्लिसिटी इज ऑल्सो अ पब्लिसिटी। पब्लिसिटी लोग पैसों में कराते हैं, आप को फ्री में हो रही है। करेक्ट। आपने कार्तिक एक धंधा स्टार्ट किया, बिजनेस स्टार्ट किया था, आपने बताया कि कम इन्वेस्टमेंट में मैंने एक वाटर बॉटल का बिजनेस स्टार्ट कर दिया, एंड आप उसमें सक्सेसफुल भी रहे। बिल्कुल। तो कार्तिक, मैं आपसे जनता के लिए पूछना चाहूंगा, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल मस्ट बी ऑल ईयर्स, ऑल आईज ऑन टू यू इन दिस पॉडकास्ट। तो आप उनके बारे में कुछ बताइए यार, कोई ऐसा धंधा, कोई ऐसा बिजनेस बताइए जिसमें कम इन्वेस्टमेंट लगे और रिटर्न उनको अच्छी आए, बिकॉज आजकल इंडिया में इन्वेस्टमेंट के पीछे बहुत लोग भाग रहे हैं। क्या बात, मैं बताता हूँ, कहीं ना कहीं आपने तो बिल्कुल हमारे पेड सेशन की क्लास ले ली आज बट मैं आपको बताता हूँ 2-3 बिजनेस ऐसे हैं, अगर आप करना चाह रहे हो, बजट भी ठीक ठाक है, ज्यादा नहीं है, तो पहली बात तो B2B धंधे में जाओ। मैं आपको बता दूं B2B B2C का चक्कर क्या है। यानी कि आप अगर B2B धंधे में जा रहे हो, अगर आपको स्टेबिलिटी चाहिए, कि आप चाह रहे हो मुझे ज्यादा पैसा नहीं चाहिए, लेकिन 1,00,000 2,00,000 5-10 लाख रुपए महीना आते रहे, लेकिन हर महीने आता रहे, ऐसा फिक्स इनकम अगर आप चाह रहे हो। देखिए, मैं आई वुड लाइक टू इंटरवीन इन दिस। जी। B2B आप, हमें पता है, कुछ लोगों को पता है क्या होता है, थोड़ा वो भी समझा दो B2B क्या होता है उन लोगों के लिए जिनको नहीं पता। ट्रू। मैं बता देता हूँ 2 तरीके के बिजनेस है। B2, वैसे तो B2 D2C पता नहीं क्या क्या होते हैं, लेकिन मैं 2 मेन बता देता हूँ। पहला है B2B। B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस। आपका जो बिजनेस है उससे बेनिफिट हो रहा है बिजनेस को, और B2C होता है आपसे सीधा फायदा हो रहा है कस्टमर को। ओके, मतलब B2C हो गया रिटेल का धंधा, B2B हो गया जैसे मैन्युफैक्चर से होलसेल का। एग्री। एक सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, अगर मैंने पानी की बोतल बनाई और वो अगर मैं वो सीधा कस्टमर को बेच रहा हूं तो वो B2C हो गया, लेकिन अगर मैं होलसेलर को दे रहा हूं, दुकानदार को दे रहा हूं, वो B2B हो गया। इन सिंपल लैंग्वेज कहीं ना कहीं। तो ये चीज है। अब B2B धंधा अगर आपको करना है, मैं मानता हूं अगर आपको स्टार्टिंग करनी है
तो आपको B2B करनी चाहिए। ओके तो B2B में क्या कर सकते हो, मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो। 2-3 चीज की बता रहा हूँ। पहली जो सबसे परफेक्ट मैन्युफैक्चरिंग है वो पेपर कप की है। पेपर कप जो चाय के कप आते हैं, आप चाय की टपरी पे चले जाओ, कहीं चले जाओ, इतने इंडिया के अंदर इतनी सेल है, मैं आपको बता नहीं सकता लगभग पेपर कप की आज के टाइम में। मतलब इसकी एक मशीन आती है, मैनुअल मशीन 1.5 से 2 लाख रुपए की आ जाती है। ओके तो सेमी ऑटोमेटिक 3 से 4 लाख रुपए की। मतलब मशीन का एक फॉर्मूला बता देता हूँ, कोई नहीं बताएगा। 3 तरीके की मशीन आती है मार्केट में, पहली मैनुअल, दूसरी सेमी ऑटोमेटिक और तीसरी फुल्ली ऑटोमेटिक। लोग कहते हैं सर लाखों का प्लांट लगता है, अगर फुल्ली ऑटोमेटिक लगाओगे लाखों की लगेगी। आप मैनुअल से शुरू करो ना, मेहनत ही तो ज़्यादा लगेगी, क्या दिक्कत है। एक पेपर प्लेट की मशीन 60,000 रुपए की आती है, बस ये है कि आपको खुद बनानी पड़ेगी, दिक्कत क्या है। और अगर आप अपनी दुकान के अंदर खुद झाड़ू नहीं लगा सकते भाई साहब, तो गद्दी पे बैठने का भी हक नहीं आपका। करेक्ट। कहीं ना कहीं तो सबसे बढ़िया मैन्युफैक्चरिंग का धंधा B2B। तो B2B में एक तो मैंने बताया पेपर कप का, एक आपको मशीन मिल जाएगी 1.5-2 लाख रुपए की। उसमें पहले खुद बनाओ और आपको अपने वे ढूंढने हैं होलसेलर जिनको आप बेचना चाहते हो। मान के चलो, ज्यादा बड़ी बात नहीं करता, आपने ढाबे वाले भी पकड़ लिए, 4 ढाबे वाले आपने अगर पकड़े, कैफे पकड़ लिए, मैं कह रहा हूँ एक कैफे पे कम से कम 1000 कप मिनिमम जा रहे हैं, मिनिमम लेवल पे। सोचो अगर आप 10,000 दे रहे हो, 10 कैफे भी पकड़ लिए, 10 ढाबे पकड़ लिए, तब भी 10,000 की सेल हो गई। और मैं कह रहा हूँ आपको दिन का 3,000 भी आ रहा है, तब भी 90,000 रुपये महीना प्रॉफिट आ गया, काट कूट के सब कुछ। कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग इंडिया की बैकबोन है। कहीं ना कहीं अगर आप कुछ करना चाह रहे हो जेन्युइनली और प्रॉफिटेबल बनाना चाह रहे हो, ज्यादा रिस्क नहीं लेना, आप मैन्युफैक्चरिंग के धंधे में आ जाओ। ओके सबसे प्यारा धंधा है मतलब। और दूसरा जो है सबसे बड़ी बात, पेपर कप के बाद दूसरा बिजनेस आता है B2C में। अगर मैं आपको बताऊं, B2B में तो 2-3 चीजें बता दी मैंने, पेपर कप, पेपर प्लेट, डिस्पोजल गिलास, हम पानी पीते हैं कहीं ना कहीं, तो इनका बिजनेस करो, ये चलना ही चलना है। मतलब इनकी डिमांड कभी खत्म नहीं होगी और इनके बारे में कोई सोशल मीडिया पे बात नहीं करेगा। सोशल मीडिया पे बात किनकी होती है, आप एक एप्लीकेशन डेवलप कर लो, आप सॉफ्टवेयर बना लो, डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी खोल लो, लेकिन कोई इनकी बात नहीं करना। आशीष जी, आपने कहीं लाइन नहीं सुनी होगी सोशल मीडिया पे, आज मैं आपको बताता हूँ टॉयलेट क्लीनर का बिजनेस, पैसा कमा रहे हैं लोग, लेकिन उनके बारे में बात नहीं होती। कहीं ना कहीं लोगों को सुनने में मजा नहीं आता, आजकल गिमी की चीज ज्यादा चलती है कहीं ना कहीं, तो लोगों को बढ़िया नहीं लगता सुनने में। लेकिन अगर आपको ढंग से सीखना है ना भैया, तो ऐसे प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करो अपने आसपास जो आपको मिलते हैं। तो दूसरा प्रोडक्ट, अगर मैं आपको दूसरा बिजनेस बनाऊं, ये तो B2B की है, B2C की सुनो, आपको मैं बताता हूँ। B2C सबसे प्यारा बिजनेस है जो मैंने रिसेंट भी बात की थी, वो है मखाने का बिजनेस। मखाना बिजनेस क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि आजकल लोगों को हैबिट है स्नैक्स की, अंकल चिप्स खा रहे हैं, कुरकुरे खा रहे हैं कहीं ना कहीं, लेकिन लोग हेल्थ कॉन्शियस भी है। अब हेल्थ कॉन्शियस है तो लोग शिफ्ट कर रहे हैं मखाने पे। हल्दीराम ने भी अपना मखाना का प्रोडक्ट लॉन्च किया। अपने मखाना को फ्राई करो, होलसेल रेट पे आपको कहीं भी लोकल में मिल जाएगा। ग्रोसरी शॉप पे जाओ, उनको कहो मुझे मखाने का होलसेल वाला बंदा बता दो, वो आपको बता देगा। और वो बता देगा भैया आप पैकेट करो ना, पैकेजिंग बनाओ खुद की, और पैकेजिंग गूगल पे लिखो पैकेजिंग, मैं कहता हूं आपको लिखनी है पाउच पैकेजिंग खाली, डन। लेकिन अगर आपको पैकेजिंग की भी मशीन चाहिए, मखाना कहते हैं फिल करने के लिए भी आपको मशीन चाहिए, अगर साल्टेड मखाना बनाना है तो भैया फिर तो देखो 30-40 लाख पे जाएगा माल। बट अगर आप जुगाड़ लगाओ थोड़ा, मखाना लोकल से उठाओ, पैकेजिंग ऑनलाइन मंगा लो, हो गए, बन गया प्रोडक्ट रेडी। क्या बचा, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केट में रख के तो देखो। और मैं कहता हूं आपका माल बिकता है, आपको हल्दीराम को थोड़ी बीट करना है। सोचो, लोग डर जाते हैं कि सर मार्केट में हल्दीराम भी है। अबे भाई, हल्दीराम लोगों के घर थोड़ी जा रहा है, वो भी तो दुकान पे है ना। अगर आपके टेस्ट में दम है तो बिकेगा। आप लिज्जत पावर देखो, क्या है, कोई तगड़ी ब्रांडिंग थोड़ी है, तगड़ी पैकेजिंग थोड़ी है, टेस्ट है। फूड के बिजनेस में तो टेस्ट ही चलेगा। अगर वन टाइम बेचना है तो पैकेजिंग पे काम कर लो, लेकिन अगर आप चाहते हो परमानेंट चले तो वो टेस्ट ही चलेगा। अंकल चिप्स ने आज तक पैकेजिंग नहीं बदली, आज तक सेम पैकेजिंग चल रही है जो 10 साल से चल रही है। क्यों? क्योंकि उनको पता है पैकेजिंग करूंगा क्या मैं, जब लोग टेस्ट पे फिदा है कहीं ना कहीं। तो मैं मानता हूं टेस्ट बहुत ज्यादा मैटर करता है कहीं ना कहीं। तो फूड का बिजनेस करो, मखाने का बिजनेस करो, साल्टेड बना लो, उनको अच्छे से पैक कर लो, ऐसे बना दो, या कुछ ऐसा मसाला तैयार करा दो अपनी क्रिएटिविटी लगा के कि कोई बना ही ना सके, और डन हो गया काम। इससे बढ़िया बात ही नहीं है। तो मैं मानता हूँ ये बिजनेस चलने वाले धंधे हैं। मतलब आने वाले 5 साल अगर आपने ढंग से कर लिया, ये बिकेंगे बिकेंगे। लोग स्नैक्स में आने वाले टाइम में आपको देखना कि लोग आपको चिप्स कुरकुरे खाते हुए नहीं दिखेंगे, मखाना दिखेंगे खाते हुए।
और लोग चल भी रहे हैं, क्योंकि हल्दीराम इतना बड़ा ब्रांड है, अगर कोई प्रोडक्ट या कोई वैरायटी लेके आ रहा है तो ज़रूर कुछ ना कुछ बात होगी। तो ये चीज़ अभी ये छोटे बिजनेस में मानता हूँ बेटर है। बहुत ही अमेजिंग आइडिया बताया कार्तिक आपने, एंड मैं भी ये मानता हूँ कि हाँ, मखानों का बिजनेस भी बहुत अच्छा हो सकता है। प्लस आपने बोला कि आप एक बिजनेस का आइडिया होना चाहिए दिमाग में, राइट? और वो आइडिया आपने जैसे बताया ये बिजनेस के आइडियाज हैं जी। लेकिन कार्तिक सिर्फ आइडिया से तो काम नहीं चलेंगे, राइट? आई मीन आपके पास एक बिजनेस आइडिया है, उसको सही तरीके से एग्जीक्यूट कैसे करना है, उसमें क्या रिसर्च करनी है, क्या R&D करनी है, उसको मार्केट कैसे करना है, आप इन चीज़ों के बारे में बताइए। बिकॉज क्या होता है कि लोग आइडिया सुन के उस पर लग जाते हैं, बट दे डोंट नो हाउ टू टेक इट फॉरवर्ड राइट इन अ राइट डायरेक्शन। तो आप वो राइट डायरेक्शन दीजिए लोगों को। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आशीष जी, आपने ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया पूछा एक्चुअल में, क्योंकि लोग क्या करते हैं, आइडिया सुनते ही शुरू कर देते हैं। करेक्ट। और 2 महीने बाद कहते हैं सर कोई बिक ही नहीं रहा प्रोडक्ट, कोई ले ही नहीं रहा। और आप उनके प्रोडक्ट देखोगे, प्रोडक्ट अच्छे हैं लेकिन बिक नहीं रहे। मैं आपको बता देता हूँ कुछ मेजर प्रॉब्लम आती है धंधा शुरू करने में। अगर आपने 3-4 प्रॉब्लम समझ ली और इनका समाधान कर लिया, मैं कह रहा हूँ प्रॉब्लम सॉल्व, धंधा चलेगा ही चलेगा। सबसे पहली आपको जो चीज़ ठीक करनी है वो अपनी R&D ठीक करनी है फर्स्ट ऑफ ऑल। यानी आपका प्रोडक्ट की मार्केट में वैल्यू है भी या नहीं है, लोगों को नीड है या नहीं है। अब R&D में भी एक चीज बताता हूं मैं, टाटा ने अपनी गाड़ी लॉन्च की थी नैनो, नहीं बिकी, सेल नहीं हुई। आपको क्या लगता है आशीष जी, क्या इतनी बड़ी टीम है टाटा की, क्या उन्हें पता नहीं होगा ये चलेगी नहीं चलेगी? क्योंकि उनकी R&D जो हुई थी वो टेबल पे हुई थी। अच्छा। और मैं कहता हूं R&D हमेशा फील्ड में होनी चाहिए, कस्टमर के साथ होनी चाहिए। अगर आप R&D टेबल पे करो, 4 आदमी अगर बैठे हैं, हम कह रहे हैं कि अच्छा ये प्रोडक्ट चलेगा नहीं चलेगा, तू टेस्ट करके देख, 4 आदमियों में नहीं पता चलेगा। मान के चलो, लोगों का बता रहा हूं मैं आपको, आज तक किसी ने रिवील नहीं किया, मैं बता रहा हूं, मैं लोगों की कंपनी में जाके देखा हूं, गुड़गांव साइड में भी R&D टीम से भी मिला हूं। उनकी R&D क्या होती है, 20 आदमी बैठे हैं टेबल पे, प्रोडक्ट दिखा दिए जी ये प्रोडक्ट है, आपको क्या लगता है आप बता दो। सारे सैलरी बेस पे बंदे बैठे हैं वहां 20 के 20, कुछ उल्टा कोई बंदा वहां बोलेगा नहीं, बेचारे का प्रमोशन कट जाएगा, हाँ तो उल्टा बोलेगा नहीं, और पूरा प्रोडक्ट वहीं का वहीं फेल। और R&D करने का सबसे बढ़िया तरीका ये है, आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, आप सीधा कस्टमर को दिखाओ। आप 20 कस्टमर पकड़ो, 20 टीम के अपने बंदे मत पकड़ो, 20 कस्टमर पकड़ो, आप उनसे पूछो उनको कैसा प्रोडक्ट लग रहा है। आज जैसे मैंने मखाने का बिजनेस बताया, आपको मखाने के बिजनेस की R&D करानी है, बड़ा सिंपल है। एक तरफ हल्दीराम का लो, एक तरफ अपना लो, आप दोनों को टेस्ट कराओ, एक बाउल में वो रखो, एक बाउल में वो, किसी को ब्रांड भी पता ना चले। उनको कहो आपको सबसे ज्यादा बेटर किसका लग रहा है, कह रही जी मुझे ये बढ़िया लग रहा है। 20 लोगों से पूछो, अगर 20 में से 15 लोगों ने आपका ब्रांड चुन लिया तो भैया आपका परफेक्ट है, टीम से पूछने की क्या जरूरत है। तो R&D कभी भी टेबल पे नहीं होनी चाहिए। टाटा नैनो के जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी है, सबकी R&D जो टीम है वो ऑफिस में बैठ के काम करती है एसी में, लेकिन R&D कभी भी टीम नहीं कर सकती। R&D के लिए सबसे बेटर 1-2 बंदा रख सकते हो, वो आपको फील्ड में ही करनी पड़ेगी, वो कस्टमर के साथ ही करनी पड़ेगी, कोई ऑप्शन ही नहीं है। फिर तो भैया टाटा नैनो क्या, स्कॉर्पियो भी बना लो, वो भी फेल हो जाएगी आज के टाइम में। लेकिन आपको समझना पड़ेगा, कस्टमर को जो चाहिए वो आपको देना पड़ेगा। हम चक्कर बताऊं आशीष जी क्या है, हमारे मन में जो है हम वो बेचते हैं। हमारा मन कर रहा है मैं मैगी बनाने में ज्यादा अच्छा हूं, चलो मैगी स्टॉल खोल लेते हैं, चलो मैगी पॉइंट खोल लेते हैं कहीं ना कहीं। आप तो अच्छा बनाते हो, क्या आपका अच्छा पसंद भी आ रहा है लोगों को? नहीं, लोगों को आपसे चाय पीनी है, आप बना मैगी रहे हो। यही तो प्रॉब्लम है आज के टाइम में। हम जो कंटेंट क्रिएशन में भी बताया जाता है कि आपका जो इंटरेस्ट है आप वो बताओ, वो बनाओ। अगर आप मान के चलो आपका इंटरेस्ट म्यूजिक में, म्यूजिक से रिलेटेड वीडियो बनाओ। आपका इंटरेस्ट किसी और चीज में, उससे रिलेटेड वीडियो बनाओ। भैया इंटरेस्ट तो है, पर मैं अच्छा कर भी पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। मैं पहले केस स्टडी बना रहा था, लोगों को पसंद आ रही है, लेकिन मुझे जो अचीवमेंट बिजनेस आइडिया में मिली वो शायद कहीं नहीं। लोग मेरे से बिजनेस आइडिया सुनना चाह रहे थे। तो लोग जो सुनना चाहते हैं, लोग जो खाना चाहते हैं और लोग जो यूज करना चाहते हैं, अगर वो बनाओगे तो प्रॉफिटेबल रहेगा। वरना अपनी पसंद से आप कुछ भी करते रहो, क्योंकि कस्टमर सामने वाला है, पैसे वही देगा, प्रॉफिट तभी आएगा, दुकान तभी टिकेगी कहीं ना कहीं। तो R&D में सबसे बड़ा रोल ये है। और दूसरी चीज अगर मैं आपको बताऊं, R&D के बाद अपने धंधे को अगर आप एग्जीक्यूट कर रहे हो आज की तारीख के अंदर, तो भैया एडवाइस मत लिया करो लोगों से। हम समस्या क्या है ना आशीष जी, हम लोग सलाह बहुत लेते हैं। हमारे इंडिया की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हमें सलाह लेनी है।
मतलब चौकीदार से भी सलाह लेते हैं कि भैया मैंने धंधा किया है, आपको क्या लगता है चलेगा नहीं चलेगा। मैं कह रहा हूँ धंधा अगर एग्जीक्यूट कर रहे हो, धंधे से पहले सलाह लेनी है ले लो, धंधा शुरू करने के बाद तो मत ले लेना। अगर ऑफिस है तो ठीक है, अगर कमरा है कमरे में पड़े रहो अकेले। जेन्युइनली बता रहा हूँ, 20 दोस्तों से मिलोगे को कम ही बता देंगे। मुझे लोग मिले, बहुत सारे क्रिएटर मिले शुरुआत में, लोगों ने कहा कि कार्तिक भाई ये ज्यादा स्कोप नहीं है, आपकी रीच 20,000 फॉलोअर तक हो जाएगी, 25,000 हो जाएगी। बट मुझे पता था मैं क्या कर रहा हूँ कहीं ना कहीं। तो एडवाइस इसमें सबसे बड़ी दिक्कत है, तो इसलिए 4 लाख फॉलोवर को क्रॉस हुए कहीं ना कहीं। तो इसलिए मैं कहता हूँ अपने पे कॉन्फिडेंस रखो, दूसरों के चक्कर में मत पड़ो, धंधा शुरू होने से पहले सलाह लेनी है ले लो, उसके बाद तो बिल्कुल मत लेना। क्योंकि आज के टाइम में कोई नहीं चाहता भैया आप ऊपर उठ जाओ। दिस इज द फकिंग बिटर रियलिटी। चाहता ही नहीं, कोई बंदा नहीं चाहेगा कहीं ना कहीं। मैंने एक वीडियो देखी थी, मुझे याद नहीं आ रहा क्या था, उसमें बड़ी प्यारी कहानी बताई थी कहीं ना कहीं। तो एक बंदे ने क्वेश्चन किया था कि सर हमें लोग इतना नीचे क्यों खींचते हैं। उन्होंने एक बड़ी प्यारी कहानी बताई, बेटा एक बात बता, तू एक ऐसे गाँव के अंदर है जहाँ पे अंधेरा है, 25-30 साल से अंधेरा, लाइट ही नहीं आई, वहाँ लोग दिया जलाते हैं कहीं ना कहीं, वहाँ दिया भी नहीं जलाते, दिया है ही नहीं वहाँ। और तू शहर जाके एक दिया ले आया और तूने अपने घर जला दिया। ठीक, अब दिया जला दिया, पूरे गांव में तेरे घर में रोशनी हो रही है। अब गांव वालों के घर में अंधेरा है। अब गांव वालों के पास 2 ऑप्शन है, या तो शहर जाके दूसरा दिया ले आए या तेरा बुझा दे। इजी क्या है? बुझाना। लोग वही करते हैं कहीं ना कहीं। तो भैया इसलिए सलाह मत लो, और जो मैंने बताया एग्जीक्यूशन में R&D टीम मत रखो, खुद करो, कस्टमर से पूछो, एंड में कस्टमर को ही बेचना है तो उससे क्यों ना पूछ लिया जाए, वो मना थोड़ी कर रहा है। तो ये मैं 2 चीज मानता हूँ। और तीसरी चीज है, धंधे में ज्यादा खर्चा मत बढ़ाओ, कॉस्ट कटिंग जितनी ज्यादा करो उतनी बढ़िया है कहीं ना कहीं। बड़े बड़े ऑफिस में मत पढ़ो। आशीष जी मैं देखता बताऊँ क्या है, लोग कोई भी धंधा खोल लेते हैं, सबसे पहले तो अपना ऑफिस बनाएंगे। मैंने अपना पहला ऑफिस 2 साल बाद बनाया था। पैसा था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि पहले स्टेबल बनना है। आज आप धंधे में 5,000 नहीं कमा रहे, जेब से 50,000 लगा रहे हो, कहां तक सर्वाइव कर पाओगे। तो इसलिए कोई भी धंधा अगर खोल रहे हो तो सर्वाइव के लिए कम से कम पैसा होना चाहिए आपके पास, सबसे बड़ी बात है। तो भैया 2 साल अगर टिकना है धंधे में, लोग 2 साल नहीं टिकते स्टार्टअप। क्यों? क्योंकि एक्सपेंसेस इतने हैं, ऑफिस का रेंट ही 50,000 रुपए, एसी का खर्चा आ रहा है 10,000 रुपए महीना, एसी का बिल, इलेक्ट्रिसिटी का बिल 5,000 रुपए है, टीम हायर किया, स्टाफ हायर कर लिया 10 बंदों का। मतलब बंदे ने पानी पीने के लिए भी पियोन रखा हुआ है स्टार्टअप शुरू होते ही। मतलब बंदे को राजा बनने का बड़ा शौक, अंबानी बनने का, पहले ही दिन अंबानी बनना है। भैया पहले करो, खुद करो ना, क्या दिक्कत है। मैं मना थोड़ी करा, अगर 1 लाख का प्रॉफिट आ रहा है, 40,000 अगर खुद पे भी खर्चा करो कोई दिक्कत नहीं है। अब प्रॉफिट नहीं आ रहा 10,000 का, खर्चा है 1.5 लाख का, कैसे रन हो पाएगा। तो मेरी यही एडवाइस है, धंधा शुरू कर रहे हो भैया जितनी कॉस्ट कटिंग कर सकते हो जहां भी करो, कोई दिक्कत नहीं है, तभी लंबे समय तक टिक पाओगे। और लंबे समय तक अगर टिकने का इरादा नहीं है तो भैया 2-3 महीने में बोरिया बिस्तर लेके जाना ही पड़ेगा, कोई लाभ नहीं है। तो ये 2-3 पॉइंट मैं मानता हूँ, कोई अगर समझ ले आशीष जी, उसको किसी चीज की नीड नहीं है। कार्तिक भाई आपने एग्जीक्यूशन बता दिया जी, आपने R&D बता दी, रिसर्च क्या करें, मार्केट कैसे करें प्रोडक्ट को। प्रोडक्ट को मार्केट अगर आज के टाइम में करना है, मैं मानता हूं कि आप चाहे 1 करोड़ रुपए के होल्डिंग लगा दो पूरी दिल्ली में, इतनी मार्केटिंग नहीं होगी जितनी आप 1 महीने में सोशल मीडिया पे वीडियो डाल दो। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक कोई भी चॉकलेट लॉन्च कर दी, उसको कैसे मार्केट करें। चॉकलेट अगर आपने मार्केट की है कहीं ना कहीं, तो सोशल मीडिया उससे सबसे बढ़िया यूज है कहीं ना कहीं। ओके अब जैसे बहुत सारे ब्रांड आ रहे हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि होल्डिंग्स आप लगाओगे वो प्रो लेवल की चीज है। इसमें 2 चीज आ जाती है, मैं आपको बताता हूँ, एक मार्केटिंग, एक ब्रांडिंग। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। ब्रांडिंग वो होती है कि आपकी उससे सेल्स नहीं आएगी, आपका उसमें खाली नाम बनेगा। मार्केटिंग से खाली सेल्स आती है। तो आदमी को वो आइडेंटिफाई करना है कि मुझे सेल्स बढ़ानी है या ब्रांडिंग करनी है। जैसे टाटा ने IPL स्पॉन्सर किया तो उनको सेल्स थोड़ी आई होगी उससे, उनकी ब्रांडिंग हुई कहीं ना कहीं। तो आपको ये समझना, आपने अगर कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया, क्या उसकी ब्रांडिंग आपको करनी अभी जरूरी है, मार्केटिंग। आपको सेल्स चाहिए या ब्रांड वैल्यू बनानी है मार्केट में। तो अगर ब्रांड वैल्यू बनानी है तो भैया उसमें तो करोड़ों रुपए कितने ही लगा लो, कोई लिमिट ही नहीं है उसकी। लेकिन अगर आप सेल्स बढ़ाना चाहते हो तो मैं आपको बता देता हूं, मार्केटिंग अगर करनी है, सोशल मीडिया से बेस्ट मार्केटिंग कुछ नहीं है आज के टाइम में कहीं ना कहीं। क्योंकि पूरी जनता के, रिक्शा वाले से लेके बड़े बिजनेसमैन तक सब मोबाइल लेके घूम रहे हैं, सबका अकाउंट इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक सब जगह है।
सब लोग कंज्यूम कर रहे हैं कहीं ना कहीं। अगर आपने बिजनेस अपना वहां प्रमोट कर दिया फिर तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मैं कह रहा हूँ, आप देखो ना, पहले लोग कहाँ मार्केटिंग करते थे, पैम्पलेट्स करा दिए, स्टिकर्स प्रिंट करा लिए रोड साइड में, कहीं ना कहीं यही चलता था, ये चलता आज भी है। लेकिन मुद्दा ये है कि सोशल मीडिया पे आपको वीडियो बनाने का पैसा नहीं लगता। अभी एक पर्सन का मैंने प्रमोशन किया, वीडियो 1 मिलियन गई, मैंने जो चार्ज किया उनसे, मतलब अगर वो चीज़ वो होल्डिंग्स वगैरह में उतनी रीच करते तो शायद पता नहीं कितने लाख रुपए लग जाते हैं, बट वही काम उनका हज़ारों में हो गया। तो मैं लोगों को ये कहता हूँ, अगर कॉस्ट कटिंग भी करनी है, मार्केटिंग भी करनी है, सोशल मीडिया पे बनाओ, इतनी प्रेजेंस बना लो कि बंदे के माइंड में आ जाए कि भैया ये तो मैंने वीडियो देखी थी कहीं ना कहीं। सबसे बड़ी एक आजकल बड़े प्रमोशन चल रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कहीं ना कहीं लोग है ना लोगो लगा देते हैं रील में, रील के कोने में कहीं ना कहीं, फिर लोगों को याद, अच्छा मैंने ये देखा था कहीं ना कहीं। तो वो माइंड प्रेजेंस ऐसे ही काम करता है। होल्डिंग्स क्यों लगाए जाते हैं? ताकि आदमी को याद रहे। हर 1 मिनट में ऐड क्यों दिया जाता है, रिपीट पे रिपीट ऐड क्यों आता है? ताकि बंदा भूले ना, क्योंकि लोग 1 सेकंड में भूल जाते हैं इतनी। आज मैं इस रोड पे जाऊं, मेरे सामने मान के चलो 2 किलोमीटर की रोड है, और 2 किलोमीटर की रोड में 50 होल्डिंग है, तो मेरी नज़र उस ब्रांड पे जाएगी, चाहे वो कोलगेट क्यों ना हो। यार कोलगेट बढ़िया है, माइंड में ऑटोमेटिकली रहेगा। कोई मुझे कहेगा टूथपेस्ट कोलगेट, अब अगर कोने में एक छोटा सा बोर्ड लगा हो पेप्सोडेंट का, 50 लगे कोलगेट के, तो याद कोलगेट ही रहेगा कहीं ना कहीं। तो इसलिए सबसे बढ़िया है, अगर आप इस जंजाल से निकलना चाहते हो, क्योंकि लाखों करोड़ों अगर आपके पास है जेब में, तो भैया आप ऑफलाइन मार्केटिंग कर सकते हो, वरना ऑनलाइन मार्केटिंग करो, इससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं है ही नहीं, कोई टक्कर में ही नहीं है। मतलब कोई ब्रांड खोल रहे हो तो आप उसका सोशल मीडिया पेजेस बना लो, वीडियोस बनाते रहो, उस पे रील्स बनाते रहो, आपका प्रमोशन हो जाएगा। पहले क्या होता था ना आशीष जी, पहले लोग पोस्टर बनाते थे, हाँ। आज पोस्टर का ट्रेंड जा चुका है। आप एक पोस्टर डालो, उस पे सेल्स नहीं आएगी। आप वीडियो की फॉर्म में चीज़ बताओ, सेल्स हो जाएगी। जैसे एक दिल्ली में बड़ी वायरल हुई थी जैस्मिन कौर, जस्ट लुकिंग लाइक ए वाओ, कहीं ना कहीं वो क्या करते, वो खुद ही तो वीडियो पे बताते थे प्रोडक्ट के बारे में, खुद ही सारी चीज़ें की, कोई बड़ा तगड़ा कैमरा नहीं लगा, कोई लाइटिंग कुछ नहीं लगी, मोबाइल से रिकॉर्ड किया, डाल दी, करेक्ट, और सेल्स बढ़ गई। और आज देखो आप उनकी सूट के रेट। करेक्ट। तो कहीं ना कहीं यही चलता है, समझना पड़ेगा। आज लोग रोते हैं पूरी जिंदगी में, मुझे लोग कहते हैं कार्तिक सर मेरे पास कैमरा नहीं है सर, क्या करूं सर? मैं क्या बताऊं, मैं क्या मोबाइल से वीडियो बनाऊं? सर वीडियो ही नहीं चलती सर। मैं क्या, कोई नहीं, पहले ही तो बनाओ। कह रहे सर बनाई चली नहीं। मतलब लोग रोते ही रहते हैं। लोगों को आज भी मिथ है कि मुझे कैमरे चाहिए, लाइट चाहिए, कुछ भी चाहिए। मैंने अपने एंड्रॉयड फ़ोन से पहले वीडियो बनाई थी कहीं ना कहीं, और आज आप चाहे 5 करोड़ के कैमरे से बना लो, आप रेड कैमरे से शूट कर लो, सबसे बड़ा कैमरा रेड कैमरा, आप शूट कर लो उससे, लेकिन 2 साल बाद जब आपको अपनी वीडियो देखोगे, आप कहोगे यार क्या बना दिया मैंने, कहीं ना कहीं। तो भैया शुरुआत सबकी ऐसी होती है। तो आज आपके पास जो रिसोर्सेज हैं, रोना मत करो, वीडियो बनाओ, मार्केटिंग करो। आप चाहे प्रॉपर्टी बेचते हो, शर्ट बेचते हो, टी शर्ट बेचते हो, मैं कह रहा हूँ सैलून है आपका, कुछ भी है, ऑनलाइन लोगों को बताओ। आपको 5000 लोग फॉलो करते हैं, रील पे 1000 व्यू जाते हैं, 1000 व्यू नॉर्मल है। कोई मजदूर भी अपनी वीडियो डालेगा, उसकी पे 1000 पहुंच जाता है कहीं ना कहीं। मतलब 1000 लोगों को आप बता रहे हो मेरा ये ब्रांड है, कि मेरा इस शहर के अंदर ये ब्रांड है, कितनी बड़ी बात है। 1000 लोग आपको जानते हैं, इट्स ए वेरी बिग थिंग। सोचो अगर 1000 लोग इकट्ठे हो जाए यहाँ, अगर आज मेरे फॉलोअर 4 लाख, अगर 4 लाख लोग इकट्ठे हो जाए, इट्स ए वेरी बिग थिंग। करेक्ट। कार्तिक, आपने जो ये वीडियो वाली बात करी कि जी, वीडियो बनाना स्टार्ट करो, चाहे जो मर्जी साधन हो आपके पास, विच रिमाइंड्स मी ऑफ कि तब iPhone 11 का जमाना था। हाँ, एंड मेरे पास iPhone 6 होता था तब जी, जो जिसका सॉफ्टवेयर भी अपडेट नहीं हो रहा था उस एट दैट पॉइंट इन टाइम। हाँ, तो मेरे को याद है iPhone 6 से आई यूज टू मेक वीडियोस, और उसकी इतनी गंदी क्लैरिटी आती थी। एंड यू नो, इफ आई सी माय वीडियोस नाउ, आई लाफ एट दोज वीडियोस नाउ। जी। तो आपने बिल्कुल सही बोला यार, जो भी आपके पास साधन अवेलेबल है, जो भी कोई भी चीज है, आप उसका इस्तेमाल करो, लर्न हाउ टू यूज दोज थिंग्स, और उसको कैसे आपने वर्किंग में लाना है टू मेक योर प्रोडक्ट प्रोग्रेस, टू मेक योर प्रोडक्ट सक्सेसफुल। आप वो हर चीज करो, है ना कार्तिक? अब मेरे को इस बात से मेरे को ये भी ध्यान आता है कि आप ब्रांडिंग में भी आप हेल्प करते हैं लोगों की, राइट? तो लोगों को ये बताइए कि ब्रांड, जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने ब्रांड डिजाइन करना है अपना, ठीक है,
जैसे आपने कोलगेट की बात करी, कोलगेट में उनका रेड और वाइट कलर है, बिल्कुल ठीक है। तो ऐसे कलर्स बताओ जो कि मैच करे और वो लोगों की आंखों में अटक जाए। फॉर एग्जाम्पल किसी ने ब्रांड लोगो बनाया अपना, वो कौन से कलर का होना चाहिए, वो कलर बताइए, कलर के कॉम्बिनेशंस बताइए, ताकि कोई लोग देखे उस कलर को, उस ब्रांड को लोग कलर के नाम से उनके दिमाग में स्ट्राइक कर जाए कि अरे यार इस ब्रांड का तो कलर ब्लू और येलो है, इस ब्रांड का कलर तो ब्लैक एंड व्हाइट है। तो कोई ऐसे 2-4 कॉम्बिनेशंस बताइए। मैं आपको बताता हूँ, एक एक्चुअल में कलर है ब्लू। इनका रोल क्या होता है? रोल भी बताता हूँ आपको मैं। एक कलर है ब्लू स्पेशली कलर जो स्पेशली यूज होता है धंधे में, वो होता है प्योरिटी को लेके, वो होता है क्लीननेस को लेके कहीं ना कहीं, और साथ में वो होता है इट्स ए ट्रुथ, सच्चाई को दिखाते हैं कहीं ना कहीं कि मतलब इससे जेन्युइन चीज कुछ नहीं है। मतलब अगर किसी की वेबसाइट का फॉर्मेट ब्लू में होगा तो हमारा ह्यूमन नेचर साइकोलॉजी ये कहती है कि हमें ट्रस्ट महसूस होगा, भरोसा होगा। जैसे आप देखोगे बहुत सारे ब्रांड है कहीं ना कहीं, स्पेशली एक मेरे माइंड में आ रहा है बिस्लेरी, कहीं ना कहीं लोगों का लगाव जुड़ा हुआ, पहले ब्लू था एक्चुअल में, अब थोड़ा ग्रीन हुआ है, पर ब्लू से लोगों का भरोसा जुड़ जाता है। अगर आप एजुकेशन के बिजनेस में हो, आपका कोचिंग सेंटर है, आपको लोगो रखना है, थीम रखना है, अब ब्लू रखो। अच्छा, बिस्लेरी पहले ब्लू कलर का होता ब्लू था? थी, ओके। वो बाद में ग्रीन हुई। ओके। एक्चुअल में रीजन क्या हुआ कि जब वो ब्लू थी, मैं आपको उसकी भी स्टोरी बताता हूँ। जब वो ग्रीन थी, वो ब्लू थी एक्चुअल में, तो उस जब टाइम बिस्लेरी ब्लू थी, हाँ। उनकी कॉपी बनने लगी। ओके। बहुत ज्यादा, अब इतनी ज्यादा लोग कॉपी करने लगे, लोगों को पहचान में ना आए कहीं ना कहीं। अब बिस्लेरी ने कोई अनाउंसमेंट नहीं की, कुछ नहीं किया, धीरे धीरे कलर बदलती रही। मतलब एकदम ग्रीन नहीं किया, धीरे धीरे पहले हल्का ब्लू किया। आप कभी नोटिस करना पुरानी बोतल को, आपको पता चलेगा, पहले हल्की ब्लू हुई, फिर हल्की ब्लू हुई, फिर हल्की ग्रीन हुई, अब जाके पूरी ग्रीन है वो। अब जो कॉपी थी वो आज भी ब्लू बना रही है, आज भी लोगों को समझ नहीं आया कहीं ना कहीं। तो ये बहुत बड़ा चेंज आया कलर के उसमें। और अगर आप रेड बना रहे हो, रेड हमेशा अटेंशन ग्रैब करता है, रेड कलर। तो अगर आप चाहते हो आपका कोई ब्रांड है, मतलब आप चाहते हो कि लोग आपको देखे, लोग जाने कहीं ना कहीं, अटेंशन ग्रैब करनी है, वो रेड ही करेगा। रेड इज अ साइन ऑफ पावर। अच्छा। और रेड इतनी तगड़ी अटेंशन क्रिएट करेगा कहीं ना कहीं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका ब्रांड है, आपकी कोई मार्केटिंग एजेंसी है, आप उसका येलो कलर रखो थीम में, लोगो में, या रेड रखो, ये अटेंशन ग्रैब करते हैं दोनों कलर कहीं ना कहीं। बट अगर आप प्योरिटी, अगर आप प्योर चीज बेच रहे हो, जैसे कि दूध, आप देखोगे अमूल दूध का पैकेट में भी ब्लू आता था पहले, ब्लू एंड व्हाइट कहीं ना कहीं, तो प्योरिटी दिखाता है। अगर आपने ब्लू और व्हाइट का कॉम्बो बना दिया, प्योरिटी दिखाएगा। अगर मुझे कुछ एनजीओ बनाना है, आप देखोगे ज्यादातर एनजीओ के जो कलर्स होंगे थीम पेज, वो ब्लू में ही होंगे 80% के स्पेशली। क्यों? क्योंकि वो भरोसा दिखाता है कहीं ना कहीं। ये कलर लैंग्वेज है, जो बंदा समझ गया धंधे में मजा ही आ जाएगा उसे। ओके जी। ऑर्गेनिक चीजें ग्रीन, बिल्कुल। हाँ? ग्रीन का भी मैं आपको बताता हूँ। अगर आप ग्रीन कर रहे हो, ग्रीन ऑर्गेनिक, जैसे आपने बताया कहीं ना कहीं, आप देखोगे जितने भी चाय की पत्तियां है वो सारी ग्रीन ही पैकेट है। टाटा की ले लो, कोई भी ले लो। अभी रेड लेबल है, रेड लेबल का भी रेड है कहीं ना कहीं, क्योंकि उनके टाइटल में रेड है, इसलिए उन्होंने रेड रखा हुआ है। अगर उनका कोई और नाम होता, उनको ग्रीन टाइप में ही रखना पड़ता। ओके। ग्रीन और ब्लू थोड़े सेम होते हैं ना कहीं ना कहीं, तो इसलिए आप देखोगे ताजमहल है, चाय की पत्ती, वो ब्लू है कहीं ना कहीं। तो ब्लू और ग्रीन, अगर आप कोई ऐसा ग्रीनरी प्रोडक्ट बना रहे हो तो वो बेटर रहेगा। आप कोई भी ऐसे 3 धंधे बताओ जिसमें हम ये कलर रख सकते हैं। अच्छा। हाँ, कि वो ब्रांड कामयाब हो जाए, वो लोगों की का आंखों में चमक जाए वो। कि आपको मैं बता रहा हूँ, अगर आप दूध और दही का बिजनेस करना चाह रहे हो आज के टाइम में, तो आपको ब्लू रखना चाहिए कहीं ना कहीं। मतलब ये सबसे बेस्ट, और बिजनेस चलने वाला भी है। और मतलब दूध और दही को व्हाइट क्यों नहीं रखना चाहिए? आई मीन नहीं, व्हाइट नहीं रखना चाहिए। मतलब मैं blue- दूध को देखता हूँ, व्हाइट कलर देखता हूँ, तो मेरे को तो बड़ा अट्रैक्ट करता है वो पर्सनली। अट्रैक्ट करेगा एक्चुअल में, लेकिन ट्रस्ट नहीं हो पाएगा। ओके। मतलब लोग पहचान तो लेंगे कि इसमें दूध होगा, इसमें दही होगी, लेकिन ट्रस्ट नहीं हो पाएगा। आप थोड़ा मिक्सचर रख सकते हो कि 70% कलर आपने व्हाइट रख लिया, लेकिन 20-30 ब्लू रख लिया, लेकिन ब्लू रखना बड़ा जरूरी है। ब्लू से ट्रस्ट बिल्ड होता है, ब्लू कलर से सेल्स में बहुत इंपैक्ट पड़ता है। मतलब कहने को चीज बड़ी छोटी है, Okay. आप आशीष जी देखोगे सेल्स में जमीन आसमान का अंतर आ जाता है। पता नहीं, मैं किसी ब्रांड की स्टोरी बन रहा था कहीं ना कहीं, आई थिंक जेड ब्लैक की थी। जेड ब्लैक ने जो फर्स्ट टाइम अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया था, जेड ब्लैक अगरबत्ती, उन्होंने स्टार्टिंग में लॉन्च किया था रेड कलर से पैकेजिंग अपनी, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी ब्लैक पैकेजिंग की। उससे सेल बढ़ गई। ज्यादा नहीं बढ़ी, थोड़ी बढ़ी, लेकिन बढ़ी। सोचो कलरिंग का कितना इंपैक्ट पड़ता है कहीं ना कहीं। तो पहला है दूध दही का, अगर कोई भी ऐसा बिजनेस कर रहे हो डेयरी प्रोडक्ट का, तो उसमें ब्लू का रोल होना, ब्लू और व्हाइट का होना बड़ा जरूरी है। मतलब इससे साइड में मत जाना कहीं ना कहीं, ब्लू ही मैंडेटरी है कहीं ना कहीं, सेल बढ़ा देगा आपकी।
ओके। और दूसरा बिजनेस अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप कोई क्लॉथिंग ब्रांड शुरू कर रहे हो तो उसमें आपको थोड़े अटेंशन चाहिए। आप देखोगे ना, नाइकी वगैरह हुए, पूमा हुए, ये थोड़े डिफरेंट कलर यूज करते हैं। ब्लैक कर लिया, रेड कर लिया, ग्रीन कर लिया कहीं ना कहीं। तो ऐसे कलर हो लाइट कलर के, थोड़े ब्राइट, बिल्कुल। एक ग्रीन का आता है, थोड़ा ब्राइट कलर का आता है, मुझे कलर नेम याद नहीं आ रहा, कहीं ना कहीं लाइट ग्रीन होता है वो। मतलब वो अच्छा। अटेंशन ग्रैब कर देता है। अगर आप क्लॉथिंग ब्रांड शुरू कर रहे हो अपना, किसी भी तरीके का, टी शर्ट, जीन्स, कुछ भी, एनीथिंग, तो आप लाइट वो अटेंशन वाले कलर यूज करो। रेड, ग्रीन टाइप का, येलो, चलेगा ही चलेगा, गारंटेड। ओके। ये बहुत ज्यादा बेटर है। और तीसरी चीज मैं बता रहा हूँ, अगर आप रियल एस्टेट के बिजनेस में हो कहीं ना कहीं, तो ये बड़ी जानने वाली बात है, क्योंकि इसमें भरोसा बहुत ज्यादा मैटर करता है कहीं ना कहीं। और भरोसे के लिए सबसे प्यारी जो चीज जानी जाती है वो है वाइट कलर की, कहीं ना कहीं। जो आपने Okay. स्टार्टिंग में वाइट की बात की, वो अगर आप कोई भरोसे वाली चीजों में जा रहे हो तो एनजीओ प्लस रियल एस्टेट के जो स्पेशली काम होते हैं वो वाइट और ब्लू के अंदर ही होते हैं, पर वाइट इनका मेन कलर है। आप देखोगे जितने भी रियल एस्टेट वाले हैं वो ज्यादातर व्हाइट कलर पहन के घूमते हैं, व्हाइट कलर के कपड़े पहन के घूमते हैं, क्योंकि व्हाइट कलर का एक आपको एक अच्छा जेन्युइन पर्सन दिखाता है कहीं ना कहीं। तो अगर आप कोई भी रियल एस्टेट से रिलेटेड बिजनेस कर रहे हो बड़े लेवल का, आप चाहते हो लोग आप पे भरोसा करे, तो आपको व्हाइट कलर रखना चाहिए, बेटर है। ऐसे तो पॉलिटिशियंस भी वाइट पहनते इसलिए हैं, क्या वो पहनते भी? हैं। ये चीज है। मतलब हम भरोसा कर सकते हैं पॉलिटिशियंस पे? थोड़ा तो कर ही सकते हैं, जब तक ऑप्शन नहीं है। ओके। कोई टी शर्ट वाला है ही नहीं अब तक। चलिए, बहुत बढ़िया भाई। जी कार्तिक, आप 3 बिजनेसेस बता रहे थे जी जो लोगों को स्टार्ट करने चाहिए, तो कोई ऐसे 3 नहीं, मैं कहूँगा 4 बिजनेसेस बता दीजिए, जी। ताकि लोगों के पास ज्यादा ऑप्शन हो। कोई भी ऐसे 4 बिजनेसेस बताइए जो कि लोग स्टार्ट कर सकते हैं और वो प्रॉफिटेबल हो। प्रॉफिटेबल, देखो मार्केट में तो कुछ भी बन सकता है आज के टाइम में आशीष जी, क्योंकि आज ये पिलो है, मान के चलो, इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा होगा वो करोड़ों में कमा रहा होगा कहीं ना कहीं। एक लोगों को बहुत ज़्यादा मिथ आज के टाइम में कि ये धंधा मेरा चलेगा या नहीं चलेगा कहीं ना कहीं। भैया धंधा हर कोई चलता है, चलाने वाला चाहिए कहीं ना कहीं। मैं कहता हूँ अपने आप को ऐसा इंसान बना लो कि जिस धंधे में घुस जाओ उसमें फाड़ दो कहीं ना कहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हर धंधे की एक लिमिट होती है कि वो कितना स्केल कर सकता है। आपके पास मशीन है, मान के चलो पेपर बैग की, मैं बिजनेस बताऊंगा ये अभी। पेपर बैग बनाते हो आप, जो कैरी बैग वगैरह होते हैं, शोरूम में मिलते हैं, आप 5,000 सप्लाई करते हो। छोटा सा एग्जांपल है, दिन की आपकी मशीन की कैपेसिटी है 5,000 बैग की। आपने गोल बना लिया मैं एक दिन के अंदर 15,000 बनाऊंगा, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। यही लोगों के साथ हो रहा है आशीष जी। लोग गोल तो बना रहे हैं बड़े बड़े कि मैं अपने रेस्टोरेंट के अंदर 5 करोड़ रुपए की सेल करूंगा, नहीं हो सकती भाई। जब सेटिंग ही 15 लोगों की है वन टाइम में, 1 करोड़ की सेल कहां से हो जाएगी? करेक्ट। तो लोगों को प्रैक्टिकली मानना पड़ेगा, जिस धंधे में उतर रहे हो इसकी स्केलेबिलिटी कितनी है, कितना जा सकता है, तो आपको टेंशन नहीं होगी कभी भी। और मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपको 1 करोड़ तक का प्रॉफिट चाहिए धंधे में, मैं आपको बता रहा हूं स्केलेबिलिटी भी और चलेंगे। सबसे पहला बिजनेस आज के टाइम में जो चलने वाला है वो है मैगी पॉइंट का बिजनेस। ओके। मैगी का क्रेज बहुत ज्यादा पापर लेवल पे है। पहले पहाड़ों में आज भी चलती है पहाड़ों में तो, लेकिन आजकल शहरों के अंदर बहुत ज्यादा चल रही है। इसकी जो आती है 70 से 80 रुपए बिकती है कहीं ना कहीं। बनाने में कॉस्ट आपको पता ही है, कुछ है ही 10-12 रुपए का पैकेट आता है, और बनाने में वेजीज वगैरह मतलब कुल मिला के 20-25 रुपए की भी आ रही है, तब भी आपको इसमें 50% का प्रॉफिट बच जाएगा। मतलब अगर कोई बंदा रेस्टोरेंट के या कैफे के क्लाउड किचन के काम में उतरना चाह रहा है, समझ नहीं आ रहा, वो मैगी के बिजनेस में उतर जाओ। मतलब मैंने आशीष जी जितने भी मैगी पॉइंट खुलवाए आज तक लोगों के, अपनी गाइडेंस से, सारी प्रॉफिटेबल है, सारी A to Z। मतलब कोई, मैंने लगभग 25 से ज्यादा कराया अभी, एक भी ऐसा नहीं है जिसने कहा कि सर मजा नहीं आया, सारे ही प्रॉफिटेबल है कहीं ना कहीं। तो पहला बिजनेस तो मैं ये करूंगा कि अगर कोई क्लाउड किचन टाइप का कुछ शुरू करना चाह रहा है फूड बिजनेस में, तो वो मैगी पॉइंट से शुरू करो तो ज्यादा बेटर रहेगा कहीं ना कहीं। और दूसरा बिजनेस अगर मैं आपको बताऊं, वो है जैसे मैंने अभी भी बताया था, जीन्स का बिजनेस। जीन्स का एक लौता ऐसा बिजनेस है जो आपका 1 करोड़ तक बहुत आराम से पहुंच जाएगा। या तो जीन्स आप मैन्युफैक्चर कर सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, या फिर आप बाहर से ला सकते हो होलसेल रेट पे, अपने टैग लगाओ और बेचो ऑनलाइन। ओके। ये बहुत बड़े लेवल पे चल रहा है, मतलब क्योंकि इसमें मार्जिन बहुत है। आप मान के चलो अगर कोई आप जीन्स पहन लो, कितने की होगी वो, आपको क्या लगता है आपको कितने की पड़ी होगी वो? 2,000 रुपए की, 2,500 रुपए की। आपको मैं अगर उसकी मेकिंग कॉस्ट बनाऊं, आप हैरान हो जाओगे, 150 रुपए। और ये लाते कहाँ से जीन्स? ये बाहर से आती है। कहाँ बाहर से? इंटरनेशनल आती है, स्पेशली आती है रशिया से कहीं ना कहीं। ओके।
मेन इंटरनेशनली आती है, सबका है, बट इंडिया में अब मैन्युफैक्चरिंग होने लगी नहीं, लोग बनाने लगे अब। नहीं, कुछ लोग बांग्लादेश से भी लाते हैं। बांग्लादेश में पहले आता था कहीं ना कहीं, पर थोड़ा टैक्स के कारण वहां से थोड़ा कम कर रखा है आजकल। ओके। अब आजकल लोग अवेयर हो चुके हैं, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करने की तरफ लग रहे हैं। आजकल चल रहा है ना मेक इन इंडिया, तो सब कुछ हाँ। बनाने की तरफ लग रहे हैं। गुजरात साइड में प्लांट चल रहा है इस चीज को लेके, कहीं ना कहीं लोग मैन्युफैक्चरिंग बना रहे हैं कहीं ना कहीं जीन्स की। ओके, तो बढ़िया चल रहा है, मगर प्रॉफिट मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, इंडिया में जैसे कोई एक इंसान है, वो जीन्स का धंधा चालू करना चाहता है, तो वो जीन्स कहाँ से लेकर आए पहले? उनको ऑनलाइन बहुत सारे मैन्युफैक्चरर मिल जाएंगे। आपको बस गूगल पे जाके लिखना जीन्स मैन्युफैक्चरर, ओके, बस आपको आपके आसपास के बहुत मिलेंगे। मतलब आजकल हर शहर में तो है ही 2-4, बहुत ज्यादा स्कोप है। ठीक है। कहीं ना कहीं रीजन क्या है कि इसमें मार्जिन बहुत तगड़ा। आप देखो ना, 150 रुपए का है, जो 150 की बन रही है कहीं ना कहीं, वो बिग 1000 रुपए में रही है। आपको 500 का प्रॉफिट अगर किसी एक प्रोडक्ट में बन रहा है, आप महीने के 1000 भी बेच रहे हो, तब भी गेम हो गया। और ब्रांडिंग अपनी लगाओ। ब्रांडिंग अपनी लगाओ, टैग लगाने में 20 रुपए का खर्चा नहीं है। करेक्ट। और जितने ज्यादा टैग उतनी ब्रांडिंग। भाई मुझे एक और चीज बताओ, जैसे किसी ने प्रोडक्ट रेडी कर लिया जी, ठीक है, उस प्रोडक्ट पे अब उसको पैकेजिंग करनी है, ठीक है, उसको अपने ब्रांड का टैग लगाना है, तो ऐसी 2-3 वेबसाइट बता दो जो कि ये काम कर देगी उसके लिए सस्ते में। देखो वेबसाइट तो आशीष जी बहुत सारी है, लगभग 30-40 वेबसाइट होगी, मगर जो मैंने खुद भी यूज की एक्चुअल में, क्योंकि मैं अगर कोई रील बना रहा हूँ एक्चुअल में, मैं पहले खुद यूज करके देखता हूँ कहीं ना कहीं। तो मैंने कुछ 2-4 पैकेजिंग भी मंगाई थी। एक वेबसाइट है myperfectpack.com। myperfectpack.com पे आपको ऐसी ऐसी पैकेजिंग मिल जाएगी, मतलब आप बना ही नहीं सकते कहीं ना कहीं खुद। मतलब अगर आपको वो बनानी है, लाखों की मशीन आती है उनकी कहीं ना कहीं, वो आपका डिजाइन भी क्रिएट करेंगे। जैसे आपने जस्ट एन एग्जांपल, आप पीनट्स बेच रहे हो अपने, ठीक है, अब आपको पीनट्स की पैकेजिंग चाहिए, आपने नाम डिसाइड कर लिया कि मैंने बनाया धीमान पीनट्स, बना दिया, चलो ठीक है। अब उसको डिजाइन भी करना है, उसकी प्रिंटिंग भी है, सारे काम वो खुद कर लेते हैं। उनका myperfectpack.com पे जाइए, उनका व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा। ऐड टू कार्ट जैसे फ्लिपकार्ट पे शॉपिंग करते हैं, आपको सारी मिल जाएगी वहीं पैकेजिंग, A to Z डिजाइनिंग, MRP सब कुछ वो खुद करके देंगे। लोगों को एक दिक्कत और आती है कि सर इसमें क्या लाइसेंस लिखे, क्या इंग्रेडिएंट्स लिखे, कहीं ना कहीं वो तो इतनी डीप की चीज़ है, वो नॉलेज है ही नहीं लोगों को। वो सारी हेल्प myperfectpack कर देता है। अच्छा। हाँ जी, सारी चीज़ A to Z, मतलब आप लीगल में नहीं फंसोगे कहीं। और खर्चा क्या आएगा इसमें? खर्चा बहुत सस्ता है, मतलब ये मानो कि 1 रुपए से पैकेजिंग शुरू हो जाती है। अच्छा। हाँ जी, 1-2 रुपए से शुरू हो जाती है। प्रीमियम पैकेजिंग 5 से 10 रुपए की मिल जाती है, जो कि बिल्कुल अफोर्डेबल है, नॉर्मल है कहीं ना कहीं, और प्रीमियम लेवल की। मतलब आप उसको 100 रुपए का बेचो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक दूसरी वेबसाइट आपको मैं बता रहा हूँ, अगर आपका टी शर्ट आपने बनाई है, शर्ट बनाई है, जीन्स बनाई है, तो आप टैग उसमें लगाने के लिए वीजा प्रिंट पे जा सकते हो, क्योंकि मार्केट है। हाँ जी, visaprint.com.in है, आपको गूगल पे मिल जाएगी, उनकी एप्लीकेशन भी है। अच्छा, वीजा प्रिंट की, मतलब प्रीमियम टैग है कहीं ना कहीं। तो मैं बड़ा प्रीफर करता हूँ एक्चुअली, सबसे बेटर वेबसाइट है वो। तो पैकेजिंग के लिए myperfectpack.com, और टैग वगैरह के लिए आप जा सकते हो वीजा प्रिंट पे। ओके जी, बहुत बढ़िया वेबसाइट बताई है मेरे ख्याल से आपने, मैं भी यूज करूंगा, देखूंगा एक बार जरूर, एंड आई होप जनता भी यूज करेगी। ट्रू, और काफी फायदा होगा लोगों को। जी। कार्तिक भाई मुझे एक और चीज बताओ कि अमेरिका में कोई ऐसा बिजनेस है जो कि बड़ा सक्सेसफुल है, और लेकिन वो बिजनेस अभी तक इंडिया में नहीं आया, या ओवरसीज कोई भी ऐसा धंधा है, कोई भी ऐसा बिजनेस है जो कि बहुत ही चरम सीमा पे अपनी बहुत सक्सेसफुल है, लेकिन वो धंधा अभी इंडिया नहीं आया, और जब इंडिया आएगा, कोई भी ले आए उसको इंडिया, तो भूचाल मचा देगा, मतलब बहुत अच्छा ग्रो करेगा। ऐसा कोई बिजनेस बताइए। बिजनेस तो काफी है आशीष जी, अमेरिका में बड़े पॉपुलर है, बट ये तो गारंटी है ही नहीं कि यहाँ भूचाल मचाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ की जनता थोड़ी अलग है और मुकाबले। मतलब ऐसे बहुत सारे बिजनेस है जो अमेरिका से उठाए हुए हैं, लेकिन यहाँ के फेल हो गए, क्योंकि अमेरिकन ऑनलाइन कोर्स का जो ट्रेंड था, डिजिटल कोर्स का, वो अमेरिका में ज्यादा था, वो इंटरनेशनल ज्यादा बिकता था। यहाँ लोगों ने ऐसी वैल्यू गिरा दी कहीं ना कहीं, अगर आपने अपने नाम के बराबर में कोर्स जोड़ दिया, खत्म, यू आर स्कैमर। सबसे बड़ी बात है, तो यहाँ इंडिया की ऑडियंस के हिसाब से बनाना चाहिए। और एक बिजनेस है, अमेरिका में बड़ा पॉपुलर है, यहाँ नहीं पता चलेगा नहीं चलेगा, और यहाँ लोग, कुछ लोग इंप्लीमेंट भी कर रहे हैं उसको, कुछ लोग ही, चुनिंदा लोग। दिल्ली में भी आपने सुना भी होगा उसके बारे में, पावर बैंक स्टार्टअप। अच्छा, चार्जिंग पावर बैंक स्टार्टअप। ये एक ऐसा स्टार्टअप है कि हर 400 से 500 मीटर पे अमेरिका में कुछ पावर बैंक मशीन बनाई हुई है। मतलब आप वहां पे जाके अपने फोन चार्ज कर सकते हो, कहीं ना कहीं आप पावर बैंक रेंट पे भी ले सकते हो। वहाँ उस पावर बैंक को आप
400-500 मीटर दूसरे उस पे आप रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब इसमें लोगों को एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने लगी कि सर लोग पावर बैंक लेके भाग तो नहीं जाएंगे, रेंट पे अगर ले लिया भाग गए, जनता ऐसी है क्या करें। लेकिन उसमें चक्कर क्या है कि वो जो पावर बैंक है वो चार्ज सिर्फ उन्हीं मशीनों से ही होगा, वो चलेगा ही नहीं Okay. वैसे कहीं ना कहीं। तो मतलब एक बार बंदा यूज कर लेगा तो उसे वापस देना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं, कुछ पेनल्टी वगैरह भी है। तो ये बिजनेस जब शुरू हुआ स्टार्टिंग में, मतलब इसको 3 महीने के अंदर $600 मिलियन की फंडिंग मिल गई थी, $600 मिलियन की कहीं ना कहीं। तो ये अभी लगभग 2 साल पहले शुरू हुआ था, तो काफी ज्यादा बूम कर रहा है आज के टाइम में तो। ओके। और एक बिजनेस और मेरे माइंड में आ रहा है जो अमेरिका में बड़ा पॉपुलर था, कि जैसे आपको पता है कि लोगों की सैलरी नहीं बचती मंथ एंड तक, तो लोग क्या करते हैं, लोन उठाते हैं, कभी इस एप्लीकेशन से कभी उससे। स्कैम तो चल ही रहे हैं लोन पे। लेकिन अमेरिका में एक ऐसा स्टार्टअप आया था, उन्होंने कहा था कि हम है ना सैलरी पे आपको लोन नहीं देंगे, आपको पैसा दे देंगे जो अगली सैलरी से कट हो जाएगा आपकी। कहीं ना Okay. ऐसी सर्विस निकाली। आपकी 50,000 की सैलरी है, आपको 10,000 का फोन लेना है, सारा पैसा खत्म हो गया, आपकी अगली सैलरी से कट जाएगा, आपको 40 मिलेगा। ये Okay. चीज लेकिन हम इंडिया में नहीं ला सकते। अगर किसी ने कोशिश की, लोग कहेंगे अरे ऐसे तो मेरी सैलरी खत्म हो जाएगी, क्योंकि हमारे यहाँ हैबिट है ना उधार देने वाले लेने वालों की। कुछ लोग तो नौकरी छोड़ के भाग गए फिर। वेरी ट्रू। यहाँ लोगों को देना नहीं ना उधार, चक्कर ये है, इसलिए तो लिया जाता है। आपको कोई दोस्त फोन करे, भाई मुझे पैसा चाहिए, कितना चाहिए, 5,000 चाहिए, उसको अगर आपने कह दिया मैं तुझे एक बंदे का नंबर दे रहा, तुझे वो इंटरेस्ट पे पैसा दे देगा नहीं, क्योंकि पैसा देना ही, ये चक्कर है। तो ये स्टार्टअप इस वजह से यहाँ फेल है, लेकिन अमेरिका में बहुत पॉपुलर है। एक और है बिजनेस मेरे माइंड में आ रहा है, एक तीसरा बिजनेस एक अमेरिका में बड़ा पॉपुलर है। कि जैसे हमारे यहाँ वो खाते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, आइसक्रीम खाते हैं, कोन वगैरह खाते हैं, तो ऐसे कोन नहीं है, वो एक तरह का कप बना हुआ है एक्चुअल में, खाने वाला आइसक्रीम कोन की बात कर रहे हैं? हाँ जी, अच्छा। आइसक्रीम कोन आता, हम कोन को खा सकते हैं। तो ऐसे ही एक कप की शेप में बना हुआ है वेफल, तो यानी उसको आप खा भी सकते हो, उसके अंदर कोल्ड कॉफी दी जाती है। आप कह रहे हो कि एक वॉफल टाइप बना हुआ है, उसमें कोल्ड कॉफी डाल के दी जाती है? मतलब आप कॉफी भी पी सकते हो उसके अंदर और उसको खा भी सकते हो कहीं ना कहीं। ओके। तो ये बड़ा पॉपुलर है अमेरिका के अंदर। जब ये स्टार्टअप आई थी 2012 में आया था शायद, इसको लगभग $1 बिलियन की फंडिंग मिली थी, इतना अच्छा। ज्यादा पॉपुलर था ये उस टाइम पे कहीं ना कहीं। तो आज अच्छा खासा चला। आप अमेरिका ट्रैवल करोगे जब, आपको बहुत ज्यादा कैफे में ये चीज मिलेगी कहीं ना कहीं। ओके। बड़ा पॉपुलर बिजनेस है। अब ये नहीं पता ये इंडिया में कितना चलेगा कहीं ना कहीं, बट दम तो है। भाई इस प्रोडक्ट का नाम क्या होगा ये भी बता दो जनता को। ये प्रोडक्ट जो अमेरिका में पॉपुलर है एक्चुअली, इसको कहा ही जाता कॉफी वॉफल है। कॉफी वॉफल है जी। ओके ओके ओके। मतलब किसी को अगर इंडिया में कॉफी वॉफल स्टार्ट करना है तो वो भी अच्छा बूम कर सकता है धंधा। मुझे लगता है एक्चुअल में, क्योंकि इंडिया में काफी कॉफी एडिक्ट्स हैं बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं, और लोगों को यही प्रॉब्लम आती है, कॉफी पीते हैं यार, वो फेंकना पड़ता है और इससे एनवायरनमेंट को भी खतरा है कहीं ना कहीं। तो ये बेटर भी रहेगा कहीं ना कहीं, और लोगों को इंटरेस्टिंग भी लगेगा, खाया जा रहा है यार, कब खा रहे हैं हम। ओके। भाई अमेरिका में एक और बिजनेस है कि वो वाटर बॉटल बेचते हैं, मतलब वाटर बॉटल फ्री में देते हैं लोगों को, और उस वाटर बॉटल पे ब्रांडिंग करते हैं, और जो ब्रांड्स होते हैं वो पैसा देते हैं उनको जी, तभी वो वाटर बॉटल अपनी फ्री में देते हैं लोगों को जी तो अमेरिका में इसका नाम है freewater.io। जी, आई नो। ये इंडिया में भी आ गया एक्वा फ्री के नाम से। बिल्कुल। तो इस बिजनेस के बारे में थोड़ा समझाओ ना जनता को। ये बिजनेस एक्चुअल में आया, बढ़िया अच्छा कॉन्सेप्ट था कहीं ना कहीं। इस प्रोडक्ट के पीछे बिस्लेरी हाथ धो के पड़ी है कि ये ढंग से इम्प्लीमेंट ना हो। एक्चुअल में रीज़न क्या है कि अगर पानी फ्री में मिल गया जनता को, और चलो अगर वो 2 साल बाद बंद भी हो गया, तो लोगों को जेब से 20 रुपए निकालते हुए बड़ा जोर पड़ेगा। पूरी मार्केट हिला देगा, पूरा मार्केट हिला देगा बिस्लेरी की, और ये बहुत बड़ा होगा, मतलब लोगों के धंधे तबाह हो जाएंगे। मतलब बिस्लेरी जेन्युइनली पीछे पड़ा है इस धंधे के एक्चुअल में तो। लेकिन ये धंधा मैं मानता हूँ सबसे प्यारा धंधा आज के टाइम में, क्योंकि आप मान के चलो ब्रांड से चार्ज कर रहे हो 20 रुपए पर बोतल, दे देगा ब्रांड को, कोई दिक्कत नहीं, पैसा बहुत है ब्रांड के ऊपर, तो उसने 20 रुपए पर बोतल दे दिया। आप मार्केट में उसको होलसेल को दे रहे हो 10 रुपए, आपको टोटल पर बेच रहा है 10 रुपए का प्रॉफिट, और एक बोतल पे आपको 10 रुपए का बच रहा है। सोचो 1 करोड़ बोतल अगर जा रही है हमारे आसपास, इट्स ए ह्यूज मनी कहीं ना कहीं। और ये बिजनेस चलने वाला है, कस्टमर को तो फायदा है, पानी फ्री में मिल रहा है, पानी की बोतल फ्री में मिल रही है, और बिजनेस करने वाले को ज़्यादा फायदा है कहीं ना कहीं। तो ये बिजनेस चलने वाला है, बट इसमें एक जगह प्रॉब्लम आके अटक सकती है कहीं ना कहीं, कि अगर ब्रांड ने पैसा नहीं दिया तो। ओके। क्योंकि मान के चलो अगर उन कंपनी को ब्रांड नहीं मिला,
1 साल नहीं मिला, 2 महीने नहीं, 6 महीने नहीं मिला, तो धंधा खत्म हो जाएगा, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। मान के चलो 1-2 साल तो पीक कर गया, 500 लोगों की टीम है, 500 लोग स्टाफ में आ गए, लेकिन 6 महीने 1 साल वो खत्म हो गया, ब्रांड नहीं मिला, ये शायद उसके बाद ना मिले, तो पूरा धंधा तबाह हो जाएगा कहीं ना कहीं। और बिस्लेरी को फिर मार्केट अपनी बनानी पड़ेगी, जो कभी 90s में बनाई थी, तो मैं मानता हूँ हिल जाएगी बहुत गंदी मार्केट। बिल्कुल सही बात है यार, मतलब बिस्लेरी क्या, बहुत सारी जो वाटर बॉटल कंपनीज हैं उनको बड़ा नुकसान हो जाएगा, उनकी पूरी मार्केट हिल जाएगी। हमारा ही हो जाएगा, हम खुद सोच रहे हैं एक बड़ा ब्रांड बनाना। अच्छा, हमारे लिए भी खतरा है एक्चुअल में तो। अच्छा, बट इट्स ए गुड बिजनेस। ओके भाई, आप मुल्तानी मिट्टी के सोप्स की बात करते हैं तो वो भी धंधा समझा दीजिए। वो तो बिजनेस मेरा फेवरेट है आशीष जी की। अच्छा, मुल्तानी मिट्टी और गुड़ का बिजनेस। मुल्तानी मिट्टी और गुड़ का बिजनेस? जी, मिला के नहीं। अच्छा, मिला के नहीं, अलग अलग? अलग अलग। ओके। मुल्तानी मिट्टी का क्या है, क्योंकि मुल्तानी मिट्टी की कोई वैल्यू नहीं है मार्केट में, मगर उसके बेनिफिट 1000 है। मतलब आपकी स्किन भी ग्लो करेगा, आपकी स्किन की जो प्रॉब्लम है, एक्ने वगैरह, वो सारी सोल्व करेगा। लेकिन उसको अगर आप खरीदने जाओगे, राजस्थान में तो ऐसे मिलती है जैसे हमारे यहाँ रेत मिल जाती है रोड साइड पे पड़ी हुई, वहाँ पे ऐसे मिलती है राजस्थान में मिट्टी वगैरह। तो अगर आप उसकी साबुन बनाओ, उसको बेचो, लोगों ने बहुत बनाई है और लोग बेच भी रहे कहीं ना कहीं, वो बिकती बहुत प्रो लेवल पे। मतलब उसको बनाने में कॉस्ट नहीं आ रही 20 रुपए की भी, 20 रुपए तो छोड़ो, 5 रुपए नहीं आ रही, और वो बिक कितनी रही है, 30 रुपए की, 40 रुपए की, और लोग खरीद रहे हैं। क्यों? क्योंकि पतंजलि के आने के बाद है ना, लोग अवेयर हो चुके हैं नेचुरल को लेके। करेक्ट। कहीं ना कहीं तो आप जब मुल्तानी मिट्टी की सोप बनाते हो, मैं इस धंधे को लेके श्योर हूँ, जिस बंदे ने मुल्तानी मिट्टी की साबुन बनाई और उसको बेचा, वो चलनी ना का ऑप्शन ही नहीं है। तो ये सबसे जबरदस्त धंधा है मेरी नजर में आज भी। नहीं, आपने बिल्कुल सही बोला यार। कार्तिक भाई, कुछ ऐसा भी बिजनेस बता दो जो बिल्कुल कम इन्वेस्टमेंट से अच्छी रिटर्न दे जाए। फिर तो एक ही बिजनेस है, इसके अलावा कोई धंधा ही नहीं है वो फिर आप इवेंट मैनेजमेंट कर सकते हो, बैलून डेकोरेशन वगैरह की स्पेशली। अच्छा धंधा है। मतलब जिस बंदे को लगता है ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, कुछ नहीं करना, तो बड़ा सिंपल है, एक कोई ऐसा बंदा पकड़ो जो बर्थडे पे डेकोरेशन करता है, एनिवर्सरी पे डेकोरेशन करता है, अपना सोशल मीडिया पेज बना लो, वहाँ से आप लोगों से ऑर्डर लेने शुरू कर दो कहीं ना कहीं, और मैं मानता हूँ इसमें आपको 500 रुपये पर ऑर्डर बचेंगे कहीं ना कहीं, ठीक है, पर डेकोरेशन। इसका बड़ा क्रेज चल रहा है, 500 रुपये आपको बन गए, आपने महीने में 10 इवेंट भी कर दिए, काम हो गया आपका। अमेजिंग है, अमेजिंग। तो मतलब ये बिल्कुल कुछ नहीं करना, इनमें एक पैसा नहीं लगेगा आपका, एक पैसा नहीं। ओके। और कार्तिक भाई, अगर मैं पूछूं कि अगर आजकल जो यंग जैसे ग्रेजुएट्स हो गए, अभी रिसेंटली ग्रेजुएट होकर आए हैं जी, उनको एंटरप्रेन्योर बनना है, बिजनेसमैन बनना है, तो उनको क्या क्या स्किल्स एक्वायर करनी चाहिए? सेल्स एंड कम्युनिकेशन, बस ये 2 है, तीसरा कुछ है ही नहीं। ओके। ये 2 स्किल सेट है खाली। आपको पहले बात तो बोलना आना चाहिए, और बोलना ये नहीं कि खुद बोल रहे दूसरे की सुनी नहीं रहे, सबसे बड़ी बात है। आपको बोलना आना चाहिए कि आपको किन लोगों के साथ क्या बात करनी है। अगर आप एक 500 करोड़ वाले आदमी के साथ बैठे हो, उससे कैसे बात करोगे? अगर 500 रुपये कमाने वाले से बैठे हो, उसके साथ कैसे बात करोगे? रिस्पेक्ट तो दोनों को देनी है, लेकिन बात किस तरीके से करनी है, क्योंकि 500 करोड़ वाले के सामने अगर टशन मार के बात करोगे तो भाई साहब वो पीछे पड़ जाएगा, वो जिंदगी तबाह कर देगा तुम्हारी, कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए कम्युनिकेशंस बहुत ज़रूरी है। आशीष जी, आज ऐसा कल्चर है, आज बच्चे पैदा होते हैं, 2-3 साल के होने के बाद यूट्यूब पे आ जाते हैं वो, मतलब कोई आउटडोर एक्टिविटी नहीं हो रही, अनजान लोगों से मिलना नहीं हो रहा। इस वजह से हो क्या रहा है, लोगों के कम्युनिकेशंस वीक हो रहे हैं, इतने ज़्यादा कम्युनिकेशंस वीक हो गए लोगों के, अब यकीन नहीं करोगे कि लोग पागल हो गए बिल्कुल। धंधा शुरू करना है, पहला स्किल सेट है कम्युनिकेशन। आपको बातचीत करनी आनी चाहिए, 100 लोगों में भी बात करनी आनी चाहिए, हर एक बंदे के साथ भी बात करनी आनी चाहिए। दूसरा स्किल सेट है बेचने का, क्योंकि देखो यार, अगर बेचने का स्किल सेट नहीं है ना, फेल हो जाओगे। अगर आप चाहते हो मैं धंधे में कभी फेल ना हो, या धंधा फेल हो जाए, मैं एज एन इंसान कभी फेल ना हो बिजनेस में, क्योंकि धंधा तो ऊपर नीचे है। मैंने पता नहीं कितने धंधे बदले, अभी मैंने 2 महीने पहले अपने एक बिजनेस चेंज किया, मैं ध्यान देना बंद किया मैंने, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ा कहीं ना कहीं। क्यों? क्योंकि हमें पता है ना, स्किप करना पड़ता है, बट एज ए पर्सन हम फेल नहीं हुए, एज ए बिजनेसमैन हो सकते हैं, क्योंकि हमें सेल्स आती है। निरमा के मालिक कृष्ण भाई पटेल ने जब 90s में बिजनेस शुरू किया, डिटर्जेंट पाउडर बनाया एक्सपेरिमेंट करके, दुकानदारों ने आशीष जी मना कर दी थी, हम आपका डिटर्जेंट नहीं रखेंगे, क्योंकि आपका मार्जिन कम है, इतना सस्ता थोड़ी लेता है कोई,
कृष्ण भाई पटेल साइकिल पे जाके बेचा करते थे गलियों में, कि 10 बेच दिए, 15 बेच दिए। आज किसी ने मान के चलो कोई जैसे कॉफी का ब्रांड बनाया, अगर उसका कोई दुकानदार माल नहीं ले रहा, वो अपना कॉफी का ब्रांड बंद कर देगा। किसी में आज भी इतने गट्स नहीं है जो 90s में कृष्ण भाई पटेल ने साइकिल पे जाके बेचा, आज पे स्कूटी पे जाके भी बेच के दिखा दे, नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि लोगों के अंदर वो कहते हैं ना, पैशन खत्म हो चुका है। बेचने का अगर स्किल सेट आता है, मैं कह रहा हूँ आज मैं कोलगेट का ब्रांड शुरू कर लूँ, टूथपेस्ट का ब्रांड शुरू कर लूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कह रहा हूँ घर घर जाके भी बेचना हुआ बेच लेंगे, यही तो होगा ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आपको सेल्स आती है तो आप कुछ भी कर लोगे, आप कभी फेल नहीं हो सकते धंधे में, और ना एज ए पर्सन। तो ये 2 स्किल सेट है, ज़रूरी है। करेक्ट, आई टोटली अग्री विद दिस पॉइंट ऑफ योर्स कि सेल्स आनी बहुत ज़रूरी है, प्लस कम्युनिकेशन लेवल भी अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल। और पहले तो बड़े बड़े ऋषि मुनि कह गए कि आने वाले टाइम में लोग बोलेंगे तो ज़्यादा, लेकिन बिना सोचे बोलेंगे, जो कि बड़ा घातक है, बहुत हानिकारक है। ट्रू। तो कार्तिक भाई, आप ड्रॉप शिपिंग के बारे में बड़ा लोगों को जागरूक करते हैं। आई मीन आजकल बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कि ड्रॉप शिपिंग को प्रमोट कर रहे हैं। इनफैक्ट आपने भी अपनी रील्स में कई बार बताया ड्रॉप शिपिंग के बारे में। तो मतलब ड्रॉप शिपिंग इज अ फेमस बिजनेस जो कि हर कोई कर रहा है आजकल, क्योंकि उसमें क्या है कि माल स्टॉक करके नहीं रखना पड़ता, राइट, और आप सीधा बेच सकते हैं माल को, और सारे लोग इसका फायदा बताते हैं। लेकिन आई वॉन्ट टू नो द डार्क साइड ऑफ ड्रॉप शिपिंग बिजनेस, जो कि आप बताओगे। आशीष जी, इसमें लोग ड्रॉप शिपिंग में है ना, ऐसी कंपनीज भी है जो आपसे 10,000 15,000 चार्ज कर लेती हैं, लेकिन आपको सिर्फ एक चीज सिखाती है कि अमेजोन पे अकाउंट कैसे बनाएं। आपको 2-3 वेबसाइट बता दी कि यहाँ से आप अपने प्रोडक्ट उठा लो और बेच लो, बस। सिखाने वाला कोई नहीं है। अगर कोई आपको ड्रॉप शिपिंग सिखाने के ही 1-1 लाख रुपए, 50-50 हज़ार रुपए ले रहा है, तो भैया हाथ जोड़ लो, इट्स अ प्रॉपर स्कैम। नहीं यार, ये डार्क रियलिटी भी है, क्योंकि बिल्कुल काफी ज्यादा लोगों को दे आर नॉट नॉलेज फ्रेंडली अबाउट दीज थिंग्स, एंड काफी ज्यादा लोग इन ऐसे लोगों के प्रभाव में आ जाते हैं, जो कि पैसे भी दे देते हैं, कई बार स्टॉक भी रख लेते हैं एंड फंस जाते हैं। कार्तिक भाई, आजकल काफी सारे मार्केट प्लेस बने हुए हैं जी, लोग कोर्स पे कोर्स बना रहे हैं, कोर्स पे कोर्स बना रहे हैं। इनफैक्ट मेरे पास भी कोई आता है, आप भी अपना कोर्स लॉन्च कर दो, और कोर्सेज को लेके बड़े स्कैम भी हो रहे हैं बहुत ज्यादा। तो इसके ऊपर क्या टेक है आपका? कोर्सेज बनाने चाहिए, या कोर्सेज के जैसे स्कैम हो रहे हैं उनसे कैसे बचना चाहिए, इसके बारे में बताइए यार। देखो, कोर्सेज में स्कैम क्या हो रहा है, एक बिटर रियलिटी मैं आपको बता देता हूँ। आज बोलनी नहीं चाहिए, लेकिन बताना जरूरी है ऑडियंस को। कोई भी कोर्स आपको अमीर बना ही नहीं सकता, ना ही कोई कोर्स आपको कुछ सिखा सकता। कोई कह रहा है ना कि इस कोर्स को ले लो आप ड्रॉप शिपिंग सीख जाओगे, इस कोर्स को ले लो आप कम्युनिकेशन सीख जाओगे, इस कोर्स को ले लो आप सेल्स सीख जाओगे, नहीं हो सकता। कोई आपको कह रहा है इस कोर्स को ले लो स्टॉक मार्केट आ जाएगी, नहीं आएगी। दिस इज द हार्ड रियलिटी, आपको माननी पड़ेगी। मैं आपको चैलेंज करके बताता हूं पूरी जनता को, आप 1 करोड़ की जनता में से मुझे एक बंदा बता दो जो कहता है कि मैंने 1 करोड़ रुपए या 1 लाख रुपए कमाया खाली इस कोर्स की मदद से। एक बंदा स्टेटमेंट देने को तैयार नहीं है, एक बंदा भी। मतलब उन कोर्स के जो ओनर है वो तो जबरदस्ती करवा लेंगे रिकॉर्ड। मैंने जेन्युइन कोई बंदा नहीं देखा जो कह रहा है, मैंने पॉडकास्ट भी सुने, इंटरव्यू भी सुने, लोगों ने कहा हमने बड़ी मेहनत की, हमने एक बंदे को गुरु बनाया, एडवाइस ली उनसे, वो तो सुना है। लेकिन हमने कभी ये नहीं सुना कि मैंने एक कोर्स लिया था, उन भटनागर जी का कोर्स लिया था, या किसी और पर्सन का मैंने लिया था कहीं ना कहीं, लेकिन मैं अमीर बन गया। ऐसा नहीं हुआ कभी, और ना होगा। तो मैं मानता हूं कि कोर्स नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसमें लेने वाले को तो देखो कुछ मिलता नहीं, देने वाले को बहुत कुछ मिल जाता है। तो वही है कि बेचोगे तो अमीर बन जाओगे, बट मैं नहीं बेचता। पहले मैंने बेचे, मैं मना नहीं करूंगा, जो है देखो है ट्रांसपेरेंट है, वरना लोग मेरी ही रील काट के बताएंगे सर आपके तो कोर्स थे। मैं खुद ही बता रहा हूँ, मेरे कोर्स थे। पहले मैंने अभी ई बुक लॉन्च की अपनी, तो ई बुक में मैंने 50 बिजनेस आइडिया बताए थे अपने, जो बड़ी पॉपुलर हुई, हजारों में बिकी कहीं ना कहीं, लेकिन उसमें बिजनेस आइडिया बताए गए, लेकिन कोर्स नहीं बिकेंगे। ओके, आने वाले टाइम में अगर कोई प्लान कर रहा है, कोई क्रिएटर है, कोई बिजनेस वाला है, कोई भी है, अगर आप सोच रहे हो कि मैं बिजनेस कोर्स प्लान कर लूँ, मत करना भैया। अभी मैं क्रिएटर के साथ बैठा था एक्चुअली, तो उनको मैंने अपनी ई बुक के बारे में बताया, तो उनको मैंने नंबर बताई कि कितनी बिकी, तो वो कहने लगे कार्तिक जी कैसे बिक गई, मतलब इतनी ई बुक कभी बिकती नहीं, बिक गई 50, 100, 150, 200, तो बड़ा इंपैक्ट पड़ता है कहीं ना कहीं। बट हमें पता था मैं कि ई बुक से निकल जाएगा कहीं ना। आपकी कितनी बिक गई ई बुक?
मैं एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता आपको, लेकिन हज़ारों में बिकी है। अच्छा, नाम भी बता दो लोगों को। 50 बिजनेस आइडियाज ई बुक है, उसमें मैंने 50 बिजनेस आइडिया बताया है और कैसे करने सब कुछ बताया। अगर कहीं से कोई माल उठाना है उसकी स्क्रीनशॉट भी लगाया है वेबसाइट सहित। तो प्रॉपर ई बुक है 50 बिजनेस आइडिया की। मतलब जो कहता है मेरे पास आइडिया नहीं है वो उस ई बुक के अंदर ले सकता है। उसका मैंने प्राइस कोई हज़ारों में नहीं रखा था, सिर्फ 500 रुपये रखा था खाली। तो बड़ी पॉपुलर आज भी काफ़ी। तो जैसे ई बुक किसी ने बनाई, जी जैसे आपने ई बुक बनाई, जी। उसको कैसे बेचा आपने? इतना सक्सेसफुल कैसे बन गया ई बुक बेचने में? ऑर्गेनिक। कैसे ऑर्गेनिक? मतलब क्योंकि थोड़ा थोड़ा मार्गदर्शन कराइए ना लोगों को। रीजन क्या है कि मेरी जो नीश थी, एक्चुअली मैं बिजनेस आइडिया देता आ रहा था। लोग मुझे जो 2-4 लाख लोग फॉलो कर रहे थे वो खाली इसी के बेसिस पे कर रहे थे कहीं ना कहीं। और जब मैंने ई बुक लॉन्च की, दिस इज माई प्लान, मुझे लगता था मेरा अब तक का सबसे बड़ा प्लान था वो। मतलब आप यकीन नहीं करोगे आशीष जी, जब पहले दिन मैंने लॉन्च की, मेरी 2 घंटे की सेल सुन के आप हिल जाओगे। मेरी 2 घंटे की जो सेल थी वो थी 6 ई बुक। कितनी? 6 ई बुक, 6 बिकी खाली। खाली 6 बिकी 2 घंटे के 2 घंटे में। ओके। मैं क्या यार क्या बना दिया मैंने, मैं क्या क्या चल रहा है। फिर मेरा मन उठ गया, मैं क्या यार अब थोड़ा आराम से शांति लेंगे कहीं ना कहीं। बट वो धीरे धीरे उठना शुरू हुआ। फिर वो 20 हुई, 25 हुई, 30 हुई। फिर मैंने रील पे प्रमोट करनी शुरू की अपनी कि मैं क्या, अगर आपको और बिजनेस आइडिया चाहिए मेरे प्रोफाइल पे तो है ही, तो मैंने आपके लिए ई बुक बना दी है। और इसका जो प्राइस था एक्चुअल में वो लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा है। अगर आप कोई भी अपना डिजिटल प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहे हो, अगर आप चाहते हो पूरे देश के अंदर फैले मैक्सिमम लोगों तक, तो उसका प्राइस पॉइंट ठीक करो। ओके। मैं जो भी प्रोडक्ट अपने बनाता हूँ वो 1000 से नीचे बनाता हूँ एक्चुअल में। अब मान के चलो जिस बंदे ने धंधा ही नहीं किया वो बिजनेस आइडिया मेरे से लेने आ रहा है, अब मैंने ई बुक का प्राइस रख दूं मैं 5000 रुपये, मजा ही नहीं आएगा। आपने कितने का रखा था प्राइस? 499। 499 मतलब किसी को 499 में अगर 50 बिजनेस आइडिया मिल रहे हैं, किसी का एक धंधा भी चल गया 1 लाख रुपए महीना कमाएगा। जेब से क्या लगा 50-500। कार्तिक भाई, अभी मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाया था वड़ा पाव गर्ल के ऊपर, जिसमें कि मैंने बताया था कि जो जैसे उन्होंने वड़ा पाव की रेडी लगाई है उसमें कौन कौन से मैंडेटरी लाइसेंस लेने जरूरी है ताकि उनकी जो रेडी है वो लीगल बन जाए। तो ऐसे कौन कौन से मैंडेटरी लाइसेंसेस होते हैं जो कि बिजनेसेस में लेने बहुत जरूरी होते हैं? आप भी ये चीज बता दो क्योंकि यू बीन फ्रॉम अ बिजनेस बैकग्राउंड। एग्री। और ऐसे भी कोई बिजनेस है जो इलीगली चल रहे हैं आजकल? बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ, अगर आप फूड का बिजनेस कर रहे हो, ठेले वगैरह लगा रहे हो कहीं ना कहीं, देखो म्युनिसिपैलिटी से तो आपको एक परमिशन लेनी ही पड़ेगी कहीं ना कहीं, वो मैंडेटरी है। और एक आपको लाइसेंस जरूर चाहिए, FSSAI। इसके बिना आप कोई भी फूड का बिजनेस नहीं कर सकते। लेकिन शहरों के अंदर पता नहीं कितने ठेले लगे हुए हैं, लेकिन इतनी किसी को नीड नहीं पड़ती। सच बताऊं, कहीं ना कहीं आप सब लोगों के पास देखोगे होगा भी नहीं, ठेले वालों के पास कहीं ना कहीं 80% लोगों के पास मिलेगा ही नहीं, मुश्किल से 5-6% लोगों के पास हैं। लेकिन मैंडेटरी है। अगर आप सिक्योर रहना चाहते हो, आप बड़े पॉपुलर बनना चाहते हो, जैसे वड़ा पाव गर्ल के साथ सिनेरियो ही तो यही हुआ कि वो पॉपुलर तो हो गई लेकिन लाइसेंस में वीक रह गए। अब इसलिए अंदर भी जाना पड़ा, रीजन ही यही था कहीं ना कहीं। तो आप लाइसेंस से पकड़ में रहो अपनी कहीं ना कहीं। एक तो म्युनिसिपैलिटी से आपको परमिशन होनी चाहिए, आपकी जो नगर पालिका जो भी है आपके एरिया के अंदर, वहां से आपको परमिशन मिलनी चाहिए कि आप वहां रेडी लगा सकते हो। दूसरा काम, आपके पास फूड का लाइसेंस जरूरी है। ये भी बिल्कुल सही बात है। और भी कुछ लाइसेंसेस होते हैं वो मैं अभी डिस्कस नहीं करना चाहूंगा, बट आई नो। एनीवे आपने जो बताया वो एप्ट था। मैं एक और चीज पूछना चाहूंगा भाई, 12th फेल से मेरे को याद आया, आप 12वीं में फेल हो गए थे 12th में, राइट? और आजकल, और आप इस पोजीशन में हैं आज, और आजकल क्या हो रहा है कि लोग बिजनेस करने से पहले MBA करने जाते हैं जी। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा कि MBA की डिग्री सही है या गलत है, मैं वैसे ही एक जनरल बात कर रहा हूँ कि MBA में 20-25 लाख रुपए लगाते हैं, उसके बाद कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, पहले डिग्री लेकर आते हैं। तो क्या ये जरूरी है क्या? मतलब पहले आप MBA में 20-25 लाख रुपए लगाओ, उसके बाद फिर धंधा खोलो, धंधे में भी पैसा लगाओ। और आप जैसे 12th फेल बैठे हुए मेरे सामने जिन्होंने काफी सक्सेसफुल बिजनेसेस खोल दिए। देखो आशीष जी, एक्चुअल में क्या था कि हमसे पढ़ाई हुई नहीं, रीजन ये था। मतलब करना तो चाहते थे बट हुई नहीं, हमें समझ में आ चुका था कहीं ना कहीं। क्योंकि जिस बंदे को पता चल जाता है उसका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, और जो ये पॉडकास्ट देख रहा है, अगर किसी का पढ़ाई के अंदर मन है, वो पढ़ रहा है, तो भैया देखो पढ़ाई करो, MBA करनी है, अच्छी बात है, करनी चाहिए। लेकिन हमें पता था, हमारा फिनेंशियल बैकग्राउंड वो नहीं था। और मार्केट में चाहे गौतम अडानी जी हो, वो सब फेलियर ही है। आपको जितने भी बड़े लेवल के आदमी मिलेंगे वो सारे फेलियर ही मिलेंगे कहीं ना कहीं। तो मार्केट में आजकल बड़ी न्यूज़ चलती है कि लोग साइड तक कर लेते हैं आफ्टर द फेलियर।
एजुकेशन फेलियर की होने की वजह से, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, क्योंकि जो बैक बेंचर्स वाले हैं वही सरकार चला रहे हैं और फ्रंट बेंचर वाले सरकार की सुन रहे हैं, तो ये चलता रहेगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। नहीं, ये भी सही बात है। आई मीन बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी हैं, बहुत, जैसे मतलब कि फेलियर के ज़्यादा एग्जाम्पल है। हाँ, आई मीन पढ़ाई लिखाई जिन्होंने नहीं करी है बहुत कामयाब है आज के डेट में। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि सचिन तेंदुलकर हो गए, शेक्सपियर हो गए। भाई अगर किसी के पास अच्छा खासा पैसा पड़ा है जी, उसको किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करना है, किसी फ्रेंचाइजी में इन्वेस्ट करना है, तो उस पैसे को कैसे इस्तेमाल किया जाए? उस पैसे को अगर आप इस्तेमाल करना चाह रहे हो तो मैं आपको यही कहूँगा कि फ्रेंचाइजी में तो मत करना भी, दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि मार्केट में ऐसी बहुत सारी फ्रेंचाइजी हुई, बड़ी पॉपुलर हुई, जो फेल हो गई अपर लेवल पे, मार्केट लेवल पे पिटी भी बहुत बढ़िया तरीके पे नाम भी पिटा, सब कुछ पिटा, लेकिन फ्रेंचाइजी में आप प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे। ओके, अगर आपके पास धंधे में पैसा है तो आप एंजल इन्वेस्टर बन सकते हो, बेटर है, लेकिन फ्रेंचाइजी मत लेना कभी भी। बहुत सारे स्टार्टअप है जिनको फंडिंग की नीड पड़ती है, आप उनको पैसा दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, जितनी आपकी है, मतलब मिनिमम 1 लाख से आप शुरू कर सकते हो। एंजल इन्वेस्टर बन जाओ, थोड़ी बहुत इक्विटी ले लो, मतलब वो ज़्यादा बेटर है एक्चुअल में। ओके, बट फ्रेंचाइजी नहीं, कभी भी नहीं। ठीक है। फ्रेंचाइजी से याद आया कि एक MBA चाय वाला आपने नाम सुना होगा। आई नो। उनकी काफ़ी सारी फ्रेंचाइजीज भी है, लेकिन सुनने में आता है कि वो फॉल्स मार्केटिंग है सारी, और उनके जो जितने भी ज़्यादातर फ्रेंचाइजी है वो लॉसेज में चल रही है, ऐसा सुनने में आ रहा है। तो क्या ये सही है? और ये मॉडल थोड़ा समझाइए ना मुझे। ये मॉडल एक्चुअल में इशू था आशीष जी, क्योंकि चाय का जो बिजनेस था उसमें कोई रेसिपी नहीं है। फ्रेंचाइजी बिजनेस सिर्फ एक ही कंडीशन में कामयाब है कि आपकी यूएसपी क्या है। अगर आपकी यूएसपी अच्छी है, आपकी फ्रेंचाइजी कभी फेल ही नहीं हो पाएगी कहीं ना कहीं। जैसे बहुत सारे कपड़ों की है, जैसे आप देखोगे स्पेशली आप पूमा के कपड़े देखोगे, कहीं ना कहीं उनके पूमा के डिजाइन काफी अच्छे होते हैं, पूमा का फैब्रिक बड़ा अच्छा होता है, उनकी यूएसपी है, उनकी ब्रांडिंग उनकी अच्छी यूएसपी है। उनकी ब्रांड एम्बेसडर कौन है? विराट कोहली। प्रमोट कौन करता है? विराट कोहली। तो उनकी यूएसपी बड़ी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन एमबीए चाय वाला के केस में क्या थी उनकी यूएसपी? चाय की कोई मसाला नहीं था उनका, नॉर्मल चाय थी। उनकी यूएसपी थी उनकी शक्ल, करेक्ट, उनकी ब्रांड वैल्यू। और आप कुछ ही कह लो, एक इन्फ्लुएंसर जो होता है वो कभी भी बॉलीवुड वाले को या क्रिकेटर को बेट नहीं कर सकता मार्केट वैल्यू में, कभी भी, कहीं ना कहीं। यानी इन्फ्लुएंसर का एक ट्रेंड होता है, वो 2 साल 4 साल चलेगा, ठीक है, कहीं ना कहीं हर आदमी का है, हमारा भी है, लेकिन एक टाइम बाद डाउन हो गई होगा कहीं ना, क्योंकि हर आदमी शाहरुख खान नहीं होता जो चलता ही रहे कहीं ना कहीं। तो इससे क्या हुआ कि उनकी शक्ल भी की, उनकी यूएसपी उनकी शक्ल थी, और फिर वही है कि उनके ऊपर एलिगेशन लगे कहीं ना कहीं, और एलिगेशन लगने के बाद धंधा खराब हुआ। धंधे के एलिगेशन कम लगे, लेकिन पर्सनल एलिगेशन उन पे ज्यादा लगे, जिस वजह से धंधा चौपट हो गया, सेल नहीं बढ़ पाई। क्योंकि जब वो पीक पे चल रहे थे, शक्ल उनकी बिक्री थी, यानी लोगों को याद आता था हमने एमबीए चाय वाला की रील देखी थी, चलो एमबीए चाय वाला के पास जाके कैफे में हम चाय पी लेते हैं कहीं ना कहीं। लेकिन जब वो पिटा तो लोगों की सेल डाउन हो गई। अगर पहले 15,000 का धंधा हो रहा था पर डे का, तो वो 5,000 पे आ गया या 2,000 पे आ गया, क्योंकि इस बिजनेस में यूएसपी नहीं थी। तो फ्रेंचाइजी धंधे में यूएसपी होनी बड़ी जरूरी है। अगर इसमें कुछ ऐसा होता कि जैसे चाय का कुछ अलग मसाला है, कि हमारी चाय का टेस्ट बड़ा डिफरेंट है, कोई नहीं बनाता, ये चलता। और आप देखोगे एमबीए चाय वाला कंट्रोवर्सी होने के बाद जो अनुराग जी है, अनुभव दुबे आई थिंक, हाँ अनुभव, जो चाय सुट्टा बार के ओनर है कहीं ना कहीं, वो भी लाइमलाइट में आना बंद हो गए। ओके, उनको भी डर था कभी हमारी फिल्म ना बन जाए। ओके, तो इसलिए फ्रेंचाइजी बिजनेस जो चलता है वो सिर्फ यूएसपी पे चलता है। आपकी यूएसपी क्या है? डोमिनोज, उससे बढ़िया पिज्जा है नहीं किसी का, तो उनकी यूएसपी है कहीं ना कहीं। आप देखोगे विशाल मेगा मार्ट, डेली यूज के कपड़े मिलते हैं, सारी हाउस होल्ड आइटम मिल जाती है। एक चाहे नॉर्मल मिडिल क्लास आदमी का मेंबर हो वो भी ले सकता है, मतलब कोई दूसरा नाम आता ही नहीं माइंड में। तो आपकी यूएसपी स्ट्रांग होनी चाहिए कहीं ना कहीं। भाई आपने बहुत अच्छी बातें करी, बहुत काफ़ी सारी नॉलेज दी आपने लोगों को। अब जाते जाते ये भी क्वेश्चन का जवाब दे दो जी, कि अगर किसी को बहुत सारा पैसा कमाना है और कोई ऐसा ट्रेंडिंग बिजनेस बताओ जिसमें वो अपना पैसा लगाए और वो बिजनेस बड़ा स्केल कर जाए और उसके पास बड़ा पैसा आ जाए। अच्छा, ऐसा बिजनेस आइडिया जो आजकल बड़ा ट्रेंडिंग में चल रहा हो कहीं ना कहीं, और चले ही चले, सबसे बड़ी बात है आजकल सिर्फ एक ही बिजनेस बड़े लेवल पे चल रहा है, वो है वुमेन गारमेंट्स का। मतलब अगर आप चाह रहे हो कि मुझे नुकसान करना ही नहीं, लॉस में जाना ही नहीं, आप वुमेन गारमेंट्स के बिजनेस में चले जाओ। मतलब
आपको शोरूम नहीं खोलना है, आपको उसको सेल ही ऑनलाइन करना है, डिजिटली करना है, क्योंकि इसकी इतनी तगड़ी डिमांड है आज के टाइम के अंदर। मतलब मैं ज़्यादा नहीं कह सकता कि स्टार्टिंग लेवल पे आप पर डे 10,000 कमाओगे और मैक्स टू मैक्स आप 10 लाख रुपए पर डे तक भी पहुंच सकते हो प्रॉफिट। अमेजिंग है। यस, क्योंकि ये मैंने देखे, लोगों की केस स्टडी भी की, लोगों के बिजनेस समझे भी, इनसाइट भी की, लोगों को गाइड भी किया, लेकिन मेरे सुनने में आज तक कोई भी ऐसा वुमेन गारमेंट्स का नहीं आया कि जिसने शुरू किया और उसको बंद करना पड़ा। मैन गारमेंट्स में हुआ लेकिन वुमेन में नहीं हुआ। तो कार्तिक, आपने अमेजिंग बातें करी, अमेजिंग सबक सिखाए लोगों को, एंड काफ़ी ग्रेट इन्फॉर्मेशन दी लोगों को अबाउट बिजनेस, जो कि आपका नीश है जी। So let's now sign off. Thank you so much for coming, man. Thank you so much for giving a lot of information to a lot of people in a very short span. बिल्कुल, थैंक यू सो मच आशीष जी, काफ़ी मज़ा आया आपके साथ बात करने में। मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि मैं आपके साथ पहली बार मिल रहा हूँ कहीं ना कहीं। दिस इज प्लेजर टू मीट यू। अरे आई एम ग्रेटफुल यार, थैंक यू सो मच। थैंक यू गाइज, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। कुछ सीखने को मिला है तो फीडबैक जरूर दीजिएगा, और साथ ही साथ मेरा यूट्यूब चैनल द लीगल बाबा शो को सब्सक्राइब कर लीजिए। और नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द आने वाली है, इनफैक्ट इसी हफ्ते आएगी।